हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने वर्ल्ड हिस्ट्री ऑप्शनल क्लासेस की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 7 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 8 है। अपने इस पार्ट 8 में हम देखेंगे कि आखिरकार अमेरिकी संविधान का जो निर्माण हुआ वो किस तरीके से हुआ, उस संविधान के निर्माण में कौन कौन सी चुनौतियाँ रही थीं, उन चुनौतियों को किस तरीके से दूर किया गया, साथ ही उस संविधान की विशेषताएं क्या रहीं और विशेषताओं के साथ साथ उसकी क्या सीमाएं रहीं, और उन सीमाओं ने किस तरीके से अमेरिका को एक गृह युद्ध में तब्दील कर दिया। और गृह युद्ध को कंप्लीट करने के बाद हम ये देखेंगे कि उस गृह युद्ध में अब्राहम लिंकन का क्या योगदान रहा और उस गृह युद्ध के क्या परिणाम और प्रभाव रहे। इस तरीके से हमारा अमेरिका से रिलेटेड पूरा का पूरा मेजर टॉपिक कवर हो जाएगा। उम्मीद है आप हमारी बातें समझ गए। बिना देरी किए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा पार्ट 8 है वर्ल्ड हिस्ट्री ऑप्शनल सीरीज का। ऑलरेडी हमारे 7 पार्ट तक की कहानी पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी थी। अपनी उस कहानी में हमने देखा था कि अमेरिकन रेवोल्यूशन क्या होती है, अमेरिकन रेवोल्यूशन क्यों हुई, उसके पीछे के कारण क्या थे और उन कारणों के साथ साथ उसका क्या परिणाम हुआ और परिणाम में उसने क्या प्रभाव डाले। जब हमने इतनी बातें पूरी कवर कर ली थी, यानी कि 1776 तक की घटनाओं को जब हमने कंप्लीट कर लिया था, तब एक मेजर इशू वहाँ पर रह गया था। वो क्या इशू था कि आखिरकार संविधान बनने की उसकी प्रोसेस क्या थी। यानी कि जब देश में क्रांति हो गई, क्रांति के बाद जब नई सत्ता का गठन हुआ, तो उस सत्ता ने किस तरीके से अपने शासन को संचालित करने के लिए एक संविधान का निर्माण किया, और वास्तव में वो संविधान किस तरीके से अन्य संविधानों के अपेक्षाकृत काफ़ी अलग था, उसकी क्या विशेषताएं थी और उस संविधान को बनाने में कौन कौन सी चुनौतियां विद्यमान थी, और उस संविधान के बन जाने के बाद उन चुनौतियों में से कौन सी चुनौतियां शेष रह गई थी। ये कहानी आज हम पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपने हमारे 7 पार्ट्स को काफ़ी अच्छे से देखा है, और जिन बच्चों ने 7 पार्ट्स को नहीं देखा है वो प्लीज़ 7 पार्ट्स देख लें, या 7 पार्ट ही देख लें, तब वो इस 8 पार्ट को देखें। क्योंकि अगर आपने पृष्ठभूमि नहीं पढ़ी, अगर आपने अमेरिकी क्रांति के कारणों को, उसके परिणामों को और उसके प्रभाव को नहीं पढ़ा, तो आप यकीन मानिए कि आज के कॉन्स्टिट्यूशन की घटनाएं, आज के कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर, आज का जो सिविल वॉर है वो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप हमारी पूरी बातें समझ गए। तो हम क्या करेंगे, आज अपने इस पूरे के पूरे टॉपिक में पूरा संविधान आपको कवर करा देंगे, पूरा सिविल वॉर आपको कवर करा देंगे, और ये भी बता देंगे कि आखिरकार लिंकन महोदय का इसमें क्या रोल रहा है, और लिंकन महोदय के बाद जो सिविल वॉर ख़त्म हो गया तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, और उस इम्पैक्ट ने कैसे पूरे के पूरे विश्व को प्रभावित कर अमेरिका को विश्व का अगुवा बना दिया। जब ये कहानी आप पढ़ लेंगे तो आपके 2 पार्ट में, यानी कि 7 पार्ट और पार्ट 8, इसके माध्यम से आपका पूरा का पूरा अमेरिका का जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। और अमेरिका का टॉपिक कवर होने के बाद, अमेरिकन रेवोल्यूशन कवर होने के बाद, हम अपने पार्ट 9 में फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत करेंगे। और फ्रेंच रेवोल्यूशन को जब हम पढ़ेंगे तो इसे 2 पार्ट में पढ़ेंगे। एक तो पार्ट 9 में हम देखेंगे नेपोलियन के पहले तक की कहानी, पार्ट 10 में हम देखेंगे नेपोलियन के शासन में स्थापित होने की कहानी, और पार्ट 10 के बाद हम पार्ट 11 में देखेंगे नेपोलियन के बाद की कहानी। यानी कि हो सकता है हम 3 पार्ट में कवर करें, ये डिपेंड करेगा कि हमने किस हिसाब से वीडियो आपको बनाने हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप हमारी पूरी बातें समझ गए। तो बिना देरी किए हम अपनी क्लासेस की शुरुआत करते हैं, ताकि समय की वैसे भी काफ़ी ज़्यादा कमी रहती है, तो समय वेस्ट ना हो। ठीक है, तो जैसा कि सिंपल सी बात है, आप ये जानते हैं कि नई दुनिया का मतलब क्या होता है। नई दुनिया का मतलब ये ही होता है अमेरिका, हमने आपको बताया था। ठीक है, तो नई दुनिया का जब निर्माण हो गया, जब नई दुनिया की स्वतंत्रता की घोषणा हो गई, तब प्रश्न ये उठा कि नई दुनिया को संचालित करने वाला या नई दुनिया को शासित करने वाला जो संविधान बने या जो दस्तावेज बने वो कैसा होना चाहिए।
और इस संविधान और इस दस्तावेज को लेकर कई प्रकार के इशू उभर कर आए। इशू इस बात को उभर कर आए कि जो हम ये संविधान बनाएंगे वो वास्तव में विश्व में अनोखा होना चाहिए। जो हम ये संविधान बनाएंगे वास्तव में ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। जो हम ये संविधान बनाएंगे इसमें गणतंत्रवाद का फीचर होना चाहिए। जो हम ये संविधान बनाएंगे इसमें शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए। जो हम ये संविधान बनाएंगे इसमें न्यायिक पुनर्विलोकन होना चाहिए। हम जो ये संविधान बनाएंगे इसमें स्टेट के साथ साथ सेंट्रल का भी रोल होना चाहिए। अब यहाँ पे रुक जाना, एक मिनट रुकना। ये कि जो अब हम स्टेट वर्ड यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है ना, वो स्टेट वर्ड एक तरीके से इन्हीं स्टेट्स को संदर्भित करेगा। न्यू जर्सी को, मैसेच्यूसेट्स को, ठीक है, कैरोलिना को, साउथ कैरोलिना को, न्यूयॉर्क को, समझ गए। यानी कि जैसे अपने यहाँ नहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन राज्यों की बिल्कुल वैसी ही बातें अब यहाँ पे आएगी। सेंट्रल का मतलब होगा जैसे अपने यहाँ भारत सरकार, ठीक है। तो इतनी बातें आप क्लियर हो गई। तो इन बातों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया कि हम जो संविधान बनाएं वो विश्व को एक आदर्श के रूप में प्रदर्शित करें। लेकिन संविधान बना तो सकते हैं, संविधान लिखित भी कर सकते हैं, संविधान गणतंत्र से प्रेरित भी कर सकते हैं, शक्तियों का पृथक्करण भी कर सकते हैं, साथ ही न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकते हैं और केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का समायोजन भी कर सकते हैं। बट कैसे, किस तरीके से, किसको कहें कि हम आप लिखिए बैठकर। हमारे यहाँ तो अम्बेडकर साहब थे तो उन्होंने लिख दिया, हमारे यहाँ BN राव थे तो उन्होंने घूम घूम कर पूरे विश्व से अच्छी अच्छी बातें ले ली। लेकिन फर्स्ट स्टेप कौन उठाए, कौन हिंदी मीडियम के उस विश्व रिकॉर्ड को बनाने के लिए तैयार खड़ा हो कि हम टॉप 1 रैंक लाएंगे। ये बहुत एक जुनून वाला सवाल होता है। लेकिन अमेरिका तो अमेरिका था, नई दुनिया के लोग थे, नई विचारों से पोषित थे, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, पहले इन सभी चुनौतियों को देख लेते हैं। यानी कि ये प्रारूप हमें बनाना है, लेकिन इस प्रारूप को बनाने में आने वाली जो जो चुनौतियां हैं पहले उनको कंसीडर कर लेते हैं। और जब उन चुनौतियों को कंसीडर कर लेंगे तो उनको हम दूर करते जाएंगे, और दूर करने के बाद कोशिश ये करेंगे कि हमारे यही जो फंडामेंटल आइडियाज़ हैं या फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं ये बनी रहें। समझ गए। तो सबने डिबेट करनी शुरू कर दी। बोले नंबर 1 चुनौती बताओ। नंबर 1 चुनौती इन्होंने जब बताने की कोशिश की तो जो पहली चुनौती निकल कर आई वो थी सोसाइटी की डाइवर्सिटी। यानी कि अमेरिकन जो समाज था, आपको पता है कि वो काफ़ी ज़्यादा विविध था, वहाँ पे विविधता काफ़ी ज़्यादा थी। मैंने आपको बताया था कुछ डच थे, कुछ स्पेनिश थे, कुछ हॉलैंड के थे, कुछ इंग्लैंड के थे, तो कुछ फ्रांसीसी थे। सबकी अलग अलग लैंग्वेज थी, सबके अलग अलग कल्चर थे। कोई अपराधी था तो कोई किसान था, कोई मजदूर था तो कोई पूंजीवादी था। तो उस विविधता को किस तरीके से एकता में हम बना कर रखें, ये चुनौती वहाँ पर देखने को मिली। दूसरी चुनौती ये समझकर सामने आई कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन संघीय बनाएंगे या हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से राजतंत्रात्मक बनाएंगे या एकात्मक बनाएंगे। ठीक है, यानी कि संघीय बनाना है या फिर हमें इसे राजतंत्रात्मक रखना है। एक ये प्रश्न उठा, संघीय या राजतंत्रात्मक, या आप ऐसे कह सकते हो कि प्रजातांत्रिक बनाएंगे या फिर हम राजतांत्रिक बनाएंगे। ठीक है, तो राजतांत्रिक का तो सवाल ही नहीं उठता है कि राजतांत्रिक हमें कैसा बनाना है। ठीक है, तीसरा जो प्रश्न उठा वो ये कि केंद्र को सर्वोच्च रखा जाए या राज्यों को सर्वोच्च रखा जाए। जैसे कि अपने यहाँ भी आपको पता होना चाहिए कि जो नेहरू रिपोर्ट थी 1929 की, इस नेहरू रिपोर्ट में राज्यों को प्राथमिकता दी गई थी। बट जब 1947 के बाद, जब 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ तो हमने सेंट्रल को ज़्यादा पावर दे दी। और इसी में काफ़ी ज़्यादा डिबेट हुई थी कि सेंट्रल को आखिरकार हम पावर क्यों दे रहे हैं। तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ाएंगे तब हम वहाँ पे आपको बताएंगे। बट यहाँ पर भी वही इशू बना रहा
कि सेंट्रल को पावर दें कि स्टेट को पावर दें, और अगर स्टेट को पावर दें तो स्टेट को किस तरीके से पावर दें, स्टेट का सेंट्रल में किस तरीके का प्रतिनिधित्व रखें, इक्वली रखें या फिर उसमें डिवाइड कर दें। जैसे आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में जो स्टेट का प्रतिनिधित्व है कॉन्स्टिट्यूशन में या कहें संविधान में या कहें राज्यसभा में, तो वो कैसा है, सबका अलग अलग है। हर जगह पे जनसंख्या के आधार पे सीटों का निर्धारण किया गया है। तो कभी उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा होती हैं तो एमपी से कम होती हैं, तो कोई सिक्किम से और ज़्यादा कम होती हैं। बट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, हालांकि अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आप नहीं कहेंगे, बट क्योंकि हमें तो पता है, इतिहास पढ़ रहे हैं तो बन ही चुका है, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने क्या किया कि हमारे यहाँ ऑल द स्टेट्स केवल और केवल 2 मेंबर्स भेजेंगे, ठीक है। यह भी हम बताएंगे जब समाधान इसका निकालते हैं तब हम आपको बताएंगे। बट ये समझने वाली बात है कि इन लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ से जो स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होगा सेंट्रल में वो इक्वली होगा। क्लियर। तो इतनी बातें आप समझ गए कि मोटे तौर पर वहाँ पर 3 समस्याएं विद्यमान थी कि हम सरकार को प्रजातांत्रिक बनाएं या राजतांत्रिक या कुलीन तंत्रिक। क्लियर। या फिर संघीय व्यवस्था, यानी कि संघीय और प्रजातंत्र सेम है, राजतंत्र और कुलीन तंत्र अलग चीज है। क्लियर। तो इस चीज को लेकर जो डिबेट शुरू हुई तो इन्होंने कहा कि देखो सोसाइटी जब अलग अलग है तो हम एक काम करते हैं कि सोसाइटी के हर एक वर्ग को प्रतिनिधित्व देंगे और इनके द्वारा जो व्यक्ति होगा तो वो स्टेट का मतलब अब देश यहाँ समझना, स्टेट का जो व्यक्ति होगा वो चुना हुआ जाएगा। यानी कि चुना इसलिए जाएगा क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो किसी एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करे, वो सबके साथ और सबके विकास का प्रतिनिधित्व करे, क्योंकि हमारी सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है। इसलिए इन्होंने जो स्टेट का प्रमुख चुना या कहें जिसे राष्ट्र प्रमुख चुना, जिसे राष्ट्रपति बनाया, वो कौन बना, गणतंत्रवादी। यानी कि वो राजतंत्रात्मक नहीं था, वो गणतंत्रवादी था। इतनी बातें समझ गए। अब जब इतनी बातें समझ गए तो दूसरा प्रश्न उठता है कि संघीय व्यवस्था या प्रजातांत्रिक व्यवस्था को अपनाया जाए या फिर राजतंत्र और कुलीन तंत्र को अपनाया जाए। आपके मन में आया होगा कि सर कहानी तो आप बाद में बता देना, चल जाएगा, पहले ये तो बता दो ये कुलीन तंत्र का क्या मतलब होता है। तो देखिए कुलीन तंत्र, कुलीन का मतलब होता है उच्च वर्ग के लोग। अब प्रश्न उठता है उच्च वर्ग का मतलब, उच्च वर्ग का मतलब होता है पूंजीपति लोग। अब प्रश्न उठता है पूंजीपति का मतलब, पूंजीपति का मतलब होता है उद्योगपति लोग। उद्योगपति का मतलब अंबानी, अडानी, ठीक है, बिरला, टाटा। क्लियर। ये लोग, इसका मतलब होता है कुलीन तंत्र। ठीक है। कोई भूमिपति है, समझ गए, कोई महाजन है, कोई जमींदार है, ठीक है, ये लोग आते हैं कुलीन तंत्र के अंतर्गत। कोई नेता है, कोई मोहल्ले में कोई ग्राम पंचायत का सदस्य है, ये सब के सब कुलीन तंत्र के अंतर्गत शामिल होते हैं। इतनी बात क्या आप समझ गए। तो कुलीन तंत्र को लेकर और प्रजातंत्र को लेकर 2 समर्थक गुट बने। ठीक है, ध्यान देना, कुलीन तंत्र को लेकर और प्रजातंत्र को लेकर ये 2 समर्थक गुट बने। कुलीन तंत्र का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो हैमिल्टन थे, ठीक है, हैमिल्टन महोदय। प्रजातंत्र का जो समर्थन कर रहे थे वो जेफरसन थे, ठीक है। कुलीन तंत्र वालों का क्या मानना था, इनका ये मानना था कि प्रजातांत्रिक शासन से व्यक्तिगत अधिकारों का हनन होता है। ये कहते हैं कि जब आप बहुमत पर आधारित प्रजातांत्रिक शासन को इम्प्लीमेंट करेंगे तो इससे जो व्यक्तिगत अधिकार हैं लोगों के, उनका हनन होगा। इनका ये मानना था कि जो वास्तविक शक्ति है, ठीक है, जो सत्ता की वास्तविक शक्ति है वो वास्तव में जनता को मत दो। क्यों? क्योंकि जनता पढ़ी लिखी नहीं है, जनता को पता ही नहीं है कि शासन कैसे चलाना है। तो इनसे पूछा जेफरसन महोदय ने कि भाई जनता को नहीं देंगे तो किसको देंगे? इन्होंने कहा उच्च वर्ग को दो। इन्होंने कहा उन बौद्धिक लोगों को दो जो पढ़ लिख कर आए हैं। जेफरसन ने कहा तब तो आप फिर शोषण करोगे, तब तो आप फिर अपने हितों की बातें करोगे, और जो मानस आज़ादी के लिए लड़े
जिन्होंने अपने प्राण तक गंवा दिए सिर्फ इस उद्देश्य से कि शासन में अब उनकी भी भागीदारी होगी। शासन अब बुर्जुआवादी नहीं होगा, शासन में अब कुलीन तंत्र नहीं होगा। भाई, जिस किसान का शोषण हो रहा था, जो महाजन से त्रस्त था, वो वहाँ से भागकर ही तो अमेरिका आया था। और अब हम यही कहते हैं कि नहीं किसान साहब, आपको हम राइट नहीं देंगे, जो भी राइट हैं वो सब के सब महाजन के पास हैं। तो बताइए, किसान के राइट की हम सिक्योरिटी कर पाए क्या? किसान जिन आदर्शों को लेकर अमेरिका को आज़ाद कराया, क्या उसके आदर्श वो फुलफिल हो पाए? तो नहीं हो पाएंगे। तो अतः महोदया, हम आपकी बात को नहीं मानते हैं। कुलीन वर्ग ने कहा कि ठीक है, चलो हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन आपका क्या कहना है? प्रजातंत्र के लोगों ने कहा कि सुनो भाई साहब, जेफरसन महोदय कुलीन वर्ग से बोलते हैं कि सुनो, हम आपको समाधान बताते हैं। तो बोले क्या समाधान है? ये कहते हैं कि देखो, सरकार के पास जो कार्यक्षेत्र है, ठीक है, सरकार का जो कार्यक्षेत्र है और सरकार के पास जो पावर है वो कम होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात क्या कहते हैं ये, कि जो राज्यों के पास पावर है वो केंद्र की अपेक्षा अधिक होनी चाहिए। तो कुलीन वर्ग ने पूछा, ऐसा आप क्यों कह रहे हो? जेफरसन बोलते कि देखो, अगर हमने केंद्र को ज़्यादा पावर दे दी तो केंद्र क्या करेगा? केंद्र नागरिकों की स्वतंत्रता को बाधित कर देगा, और नागरिकों की स्वतंत्रता को बाधित कर देने के बाद राज्यों की जो खुद की आइडेंटिटी है वो पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। और जब राज्यों की आइडेंटिटी ही समाप्त हो जाएगी तो राज्य के लोगों की भी तो आइडेंटिटी समाप्त कर दी जाएगी। जैसे हालिया संदर्भ में आप देखते होंगे, हमेशा क्या कहा जाता है? मोदी सरकार। किसी भी स्टेट में किसी भी पार्टी की, यानी कि बीजेपी की भी अगर सरकार होगी तो उसे किस नाम से संबोधित किया जाता है? मोदी गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि सेंट्रल है। और आज भी आप देखते होंगे कि मोदी जी जब भी कहीं पे एडवर्टाइजमेंट करने जाते हैं तो क्या कहते हैं कि देखो यहाँ पे केंद्र सरकार है। तो जब वहाँ केंद्र में बीजेपी की सरकार है, स्टेट में भी अगर बीजेपी की सरकार हुई तो दोनों का डेवलपमेंट अच्छे से होगा। बट ये नहीं ध्यान दिया जाता है कि केंद्र का अगर स्टेट पर प्रभुत्व हो गया तो स्टेट की खुद की आइडेंटिटी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। उसके क्षेत्रीय मुद्दे गायब हो जाएंगे, उसकी क्षेत्रीय जो पहचान है वो गायब हो जाएगी। इसी चीज़ की चिंता व्यक्त की थी जेफरसन ने। जेफरसन से जब पूछा गया कि ठीक है साहब, आपने तो ये बता दिया, कुलीन वर्ग ने पूछा कि ठीक है, आपके यहाँ पे तो ये राइट हैं, लेकिन आप ये बताओ कि आप इकोनॉमी पर क्या मानते हो? तो प्रजातंत्र के लोग कहते हैं कि देखो, इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं ना, तो अभी क्या है कि संपत्ति जो है वो केवल कुछ ही लोगों के पास में सीमित है, ठीक है, कुछ ही लोगों के पास में सीमित है। तो इससे क्या है कि हमें इस संपत्ति को हर एक व्यक्ति को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। इक्वली जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं कि जो बड़े बड़े एग्रीकल्चर के फॉर्म हैं लोगों के पास, इस चीज़ को समझना, क्योंकि इंडिया ने यही किया था, जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन इसी आधार पे किया गया था इंडिया में, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि BN राव ने जो कॉन्स्टिट्यूशन सोच समझकर बताया, विश्व के भ्रमण करके आए, तो उन्होंने यही बातें तो देखी थी, इन्हीं चीज़ों का तो अध्ययन किया था कि अमेरिका ने कैसी प्रॉब्लम को डील किया। तो इन्होंने क्या किया कि जो बड़े बड़े कृषि फॉर्म हैं उनको सबको तोड़ दो और उनकी जगह पे छोटे छोटे कृषि फॉर्म ले आओ। और जब छोटे छोटे आप कृषि फॉर्म ले आओगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि हर एक परिवार को ज़मीन मिल जाएगी, उनके पास स्वयं की खेती हो जाएगी, और जब स्वयं की खेती हो जाएगी तो वो इकोनॉमिक रूप से प्रॉस्पर हो जाएंगे। यानी कि इसीलिए आप प्रजातंत्र लेकर आओ साहब। अब प्रश्न उठता है कि ठीक है, हम प्रजातंत्र ले आएंगे, लेकिन कुलीन वर्ग बोलते हैं कि देखो बाबूजी, आप राज्यों को इतना मजबूत मत बनाइए प्रजातंत्र के लोगों से। तो प्रजातंत्र के लोग बोले अच्छा आपकी क्या राय है? तो कुलीन तंत्र के लोगों ने बोला देखो, अगर आप केवल और केवल स्टेट को स्ट्रॉन्ग बना दोगे तो कई बार क्या होगा कि स्टेट अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेगा, और कई बार स्थितियां ऐसी होती हैं कि जब हमें सेंट्रल की ज़रूरत पड़ती है और हमें स्ट्रॉन्ग सेंटर की ज़रूरत पड़ती है।
तो स्ट्रॉन्ग अगर सेंटर होगा तो ये न केवल इंडस्ट्रियल ग्रो को प्रमोट कर पाएगा, बल्कि ये जो पूंजीपति हैं या जो अमेरिका के जो व्यापारी वर्ग हैं उनके हितों का भी ध्यान रख पाएगा। अतः आप ये काम करो। और एक बात और करिए आप, वो बोले क्या, कि जो आप ये बोल रहे हो ना कि संपत्ति का हम इक्वली बंटवारा कर दें, इसको आप मत बांटिए। ये आप फंडामेंटल राइट बना दीजिए कि हर एक कुलीन वर्ग का फंडामेंटल राइट है कि संपत्ति उन्हीं के पास रहेगी। ठीक है। और सरकार एक काम ये करे कि इनको ऋण की सुविधाएं प्रोवाइड कराए, इनको सुरक्षा दे, इनको पूंजी में निवेश करने के अवसर उपलब्ध कराए, और जितनी भी भूमि पड़ी है वो सब की सब भूमि इन्हीं के अधीन कर दे, यानी कि इंडस्ट्री को ग्रो करें, तभी हम इस पूरे स्टेट का डेवलपमेंट कर पाएंगे। अब आप पूरी तरीके से समझ गए कि वास्तव में दोनों के मध्य में क्या क्या डिफरेंस था। अगर हम फिर से एक बार रिवाइज करा दें आपका, क्योंकि होता कई बार है कि आपको ये चीज़ें कम समझ में आएंगी। ठीक है। प्रजातंत्र, ये कुलीन तंत्र, हमने माना ये दो लोग थे। ठीक है। प्रजातंत्र के लोगों का क्या कहना था कि जो स्टेट होगा, ठीक है, उसको पावरफुल बनाओ। कुलीन का क्या कहना था कि स्टेट को आप कमज़ोर करो। प्रजातंत्र के लोग क्या कहते थे कि जो प्रॉपर्टी है उसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो। ये कहते थे नहीं, प्रॉपर्टी को आप फंडामेंटल राइट बनाओ। प्रजातंत्र के लोग क्या कहते थे कि केंद्र कम शक्तिशाली अगर होगा तो दिक्कतें आएंगी, राज्य अगर अधिक शक्तिशाली होगा तो नागरिकों को फायदा होगा, उनकी स्वतंत्रता काफ़ी अच्छे से वहन हो पाएगी। लेकिन ये क्या कहते थे कि आप केंद्र को मजबूत बनाइए ताकि इंडस्ट्रियल ग्रो हम कर पाएँ। ये एग्रीकल्चर के ग्रो की बात करते थे, और इनका जो लीडर होता था वो जेफरसन होता था, और इसका जो लीडर होता था वो हैमिल्टन होता था। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। चलिए, इतनी बातें ही आपको यहाँ पे पढ़नी थी। अब जब इतनी बातें हो गई तब प्रश्न उठा कि आखिरकार फिर इनमें से किसकी बात को माना गया। तो ये मानकर चलिए इनमें से किसी की बात को पूर्णतया नहीं माना गया, बल्कि इनमें से कुछ कुछ फीचर लेके मध्यम प्रतिपदा को फॉलो किया गया। मध्यम प्रतिपदा किसकी है? महात्मा बुद्ध से रिलेटेड। क्लियर? तो उसी चीज़ को इन्होंने फॉलो किया और उसी के आधार पर इन्होंने नए संविधान के निर्माण की प्रोसेस की शुरुआत की। इतनी बातें आप समझ गए। चलिए, जब इतनी बातें आप समझ गए तो प्रश्न ये उठता है कि जो नया संविधान बना उसकी प्रोसेस क्या थी। तो उसकी प्रोसेस ये थी कि 1776 को, याद है ना, 1776 को जब महाद्वीपीय कांग्रेस के एक एक सदस्य, उपनिवेश जितने भी थे उनके एक एक सदस्य को बुलाया गया और एक कमेटी का गठन किया गया। जैसे हमारे यहाँ बनी थी ना संविधान सभा, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है। और इनसे ये कहा गया कि आप एक परिसंघी संविधान के लक्षण को अभिव्यक्त करें या उसके लक्षण को अपनाने की कोशिश करें। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आ गया होगा कि सर संघी का मतलब तो समझते हैं, परिसंघी का मतलब क्या होता है? ठीक है। तो परिसंघी का मतलब ये होता है कि इस संघी संविधान में कुछ फीचर हम ऐसे अडॉप्ट करेंगे जो कि संघी नहीं होंगे, जो कि एकात्मक संविधान के लक्षण होंगे। जैसे आपने हमेशा एक वर्ड सुना होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कि भारतीय संविधान ना तो संघीय है ना ही एकात्मक, बल्कि ये अर्ध संघीय या परिसंघीय है। ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है कि कुछ फीचर हमने एकात्मक के भी ले लिए। समझ गए? तो इन्होंने कहा ठीक है, हम परिसंघीय संविधान के बारे में कोशिश करते हैं और उसको बनाने का प्रयत्न करते हैं, और जब प्रयत्न करेंगे तो देखते हैं कि भाई कैसा बनता है। तो हुआ यही, ये लोग मेहनत किए। 5 वर्ष की मेहनत करने के बाद 1781 में पहली बार इनका एक कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ। ये कॉन्स्टिट्यूशन जब बनकर तैयार हुआ तो वास्तव में ये अब तक का पहला कॉन्स्टिट्यूशन था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका के लिए। यह कहें कि युद्ध के बाद, अमेरिकी क्रांति के बाद कुछ समयावधि तक चलने वाला ये एक संविधान था। कुछ समयावधि क्यों? क्योंकि आगे इस पे चल के 5 से 6 वर्षों के बाद 1787 में इसमें अमेंडमेंट किया जाता है, और अमेंडमेंट करने के बाद फिर इसे नए फीचर के रूप में तब्दील किया जाता है।
समझ गए। और ये नया फीचर कर लेने के बाद सिविल वॉर होता है, और सिविल वॉर के बाद यानी कि 1861 से 65 का जो सिविल वॉर हुआ, उसके बाद इसे फिर से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है, और तब जो कॉन्स्टिट्यूशन बना तब से लेके आज तक ये कॉन्स्टिट्यूशन वैसा ही है। ठीक है, तो आप समझ गए कि 81 में हुआ, 85 में हुआ, 81 में हुआ, 87 में हुआ, फिर 61 से 65 में हुआ। क्लियर। तो देख लेते हैं कि आखिरकार जब संविधान ये बना 1781 का, इसके क्या फीचर थे और इस फीचर के साथ इसकी क्या सीमाएं रही थीं, जिन सीमाओं को आगे चलकर 1787 में दूर किया गया, और दूर करने के बाद जो संविधान बना उसकी क्या विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर जो संविधान बना वो कैसा था। सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो संविधान बना उसका नाम क्या रखा गया होगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पहली बार ये नाम आया इस कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरी खास बात क्या थी कि इसमें संघीय सरकार के फीचर को एडॉप्ट किया गया, और संघीय सरकार के फीचर को जो एडॉप्ट कर लिया गया तो सेंट्रल का गठन हुआ, यानी कि केंद्रीय सरकार का गठन हुआ। और ये कहा गया कि भाई इसके जो अधिकार है ना वो सीमित हैं, वो कम हैं, यानी कि इसको हम उतने अधिकार नहीं देंगे जितने अधिकार देने चाहिए। तो इन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तीसरा जो फीचर आया कि संघीय जो भी कार्य थे, यानी कि संघीय सरकार जितनी भी थी उसको चलाने के लिए एक सदनी व्यवस्था की शुरुआत की गई, और इसी एक सदनी व्यवस्था को नाम दिया गया कांग्रेस। ध्यान देना, इस एक सदनी व्यवस्था को नाम दिया गया क्या, कांग्रेस। जैसे भारत में अगर हम कहते हैं सदन तो उसको क्या बोलते हैं, संसद। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे अमेरिका में संसद को कांग्रेस बोलते हैं। इतनी बातें समझ गए। चलिए, एक काम ये हुआ। दूसरी बात ये हुई कि इस जो कांग्रेस ये बनी, इस कांग्रेस में प्रत्येक राज्य प्रतिवर्ष, अभी ध्यान देना क्योंकि ये नया कॉन्स्टिट्यूशन बना है इसीलिए तो अमेंडमेंट होता है, बाद में 2 सदन आते हैं। ठीक है, प्रत्येक राज्य प्रतिवर्ष क्या करते थे कि अपने 2 से 7 प्रतिनिधियों को भेजते रहते थे, और प्रत्येक राज्य जब ये अपने प्रतिनिधियों को भेजते थे तो ये डिसाइड होता था कि चाहे 2 जाएं चाहे 7 जाएं। अगर 7 जाते हैं तो 7 का मतलब हुआ 7 वोट, 2 का मतलब हुआ 2 वोट, यानी कि प्रति व्यक्ति प्रति वोट, एक व्यक्ति का 1 वोट होता है। ठीक है, इसी चीज़ के लिए क्या हुआ कि टोटल स्टेट हमने पढ़े थे कितने थे, 13 उपनिवेश थे। तो जब सभी लोग अपने एक एक मेंबर भेजने लगे तो ये डिसाइड हुआ कि जो भी इस कांग्रेस में प्रस्ताव पास होगा उस प्रस्ताव को क्रियान्वित होने के लिए कम से कम 9 स्टेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि 13 हैं, 13 में 9 स्टेट की ज़रूरत है। इसीलिए बताएं एक बात आपको कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन अनम्य है। अनम्य क्या मतलब, संविधान संशोधन की प्रोसेस काफ़ी जटिल है। क्लियर, तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई, यानी कि आपने यहाँ पे 3 फीचर देख लिए कि वास्तव में संघीय संविधान के क्या क्या फीचर रहे थे। चौथा इनका जो फीचर निकल कर आता है वो ये फीचर निकल कर आया कि इन्होंने कांग्रेस को, ठीक है, अन्य राष्ट्रों के साथ में क्या संबंध बनाना चाहिए यह अधिकार दिए। साथ ही कांग्रेस को जो करेंसी है उसे जारी करने का राइट मिला। कांग्रेस किसी भी देश से ऋण ले सकती थी, साथ ही युद्ध की घोषणा कर सकती थी, संधि कर सकती थी। मतलब जितने भी केंद्र को राइट होने चाहिए ना वो सारे राइट इन्हें दे दिए गए, और राज्यों को केंद्र की तुलना में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया। कहा जाता है कि जितनी भी पावर, मतलब जैसे ये इतनी पावर तो मैंने आपको बता दी, ऋण की, मुद्रा की, संबंधों की, युद्ध की, इतनी पावर यानी कि जो भी लिखी हैं इनको अगर हम लेफ्ट कर दें, ठीक है, इनको छोड़ दें, तो जितनी भी शेष पावर हैं वो सब की सब किसकी होंगी, राज्यों की। समझ गए, कहने का मतलब ये है कि लिखेंगे हम कितनी, ज़्यादा से ज़्यादा 12, ज़्यादा से ज़्यादा 14, ज़्यादा से ज़्यादा 20, बट टोटल पावर कितनी होती है, अनलिमिटेड। तो अनलिमिटेड जो पावर है वो स्टेट को दे दी गई, और इससे क्या हुआ कि कांग्रेस की जो प्रासंगिकता है वो कम रह गई।
राज्यों को टैक्स लगाने का पावर था, राज्यों को जो सरकार होती थी उसके मामलों में अत्यधिक अधिकार दिए गए कि राज्य किसी दूसरे स्टेट से संपर्क बना के अपने हितों को प्रमोट कर सकता है। तो इससे द्वंद्व उमड़ आया और इस द्वंद्व ने आगे चलकर इस कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की ओर उन्मुख कर दिया, क्योंकि प्रजातांत्रिक वाले जो लोग थे वो हमेशा कहने लगे थे कि नहीं भाई, प्रजातांत्रिक कह रहा हूँ, कुलीन वर्ग के जो लोग थे वो कहते थे अगर आप स्टेट को पावर दे दोगे तो हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, और हमारा जब डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए कुलीन वर्ग की बात आप मानो, और इसलिए भी मानने की बात कही जा रही थी क्योंकि कुलीन वर्ग का प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा था। हालांकि आगे अभी हम पढ़ाएंगे आपको कि बेयर्ड महोदय ने आखिरकार अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को एक इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट क्यों कहा था, बताएंगे, ठीक है। तो कुलीन वर्ग ने क्या किया, अपने प्रभुत्व को इस्टेब्लिश किया और इनसे कहा कि आप सेंट्रल को ज़्यादा से ज़्यादा पावर दें। यही इसकी वास्तव में सीमाएं रही थी। जब केंद्र कमज़ोर बन गया, शक्तिशाली राज्य आए, तो सभी राज्य क्या हुए, अपने अपने आप को अलग समझने लगे। जैसे आज इंडिया में आप देखते होंगे मराठावाड़ा की बात करते हैं, बुंदेलखंड की बात करते हैं, पंजाब खालिस्तान की बात करता है, नॉर्थ ईस्ट के अलग बात नागालैंड की बात करते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी मैसाचुसेट्स वाले अपने को कहने लगे, उत्तरी कैरोलिना के अपने को कहने लगे, फ्लोरिडा के अपने को कहने लगे, न्यू जर्सी अपने आप को, पेंसिल्वेनिया अपने आप को, रोड्स आइलैंड अपने आप को, मतलब सब अपने अपने आप को प्रमुख मानने लगे। तो इससे जो एक मजबूत संघ की जो नींव थी वो कमज़ोर पड़ गई। दूसरी बात ये हुई कि कांग्रेस जो थी वो राज्यों के पारस्परिक जो व्यापार वाणिज्य होता था, अभी हमने आपको बताया ना कि राज्य मान लीजिए एक स्टेट से व्यापार कर रहा है तो कांग्रेस को कोई राइट नहीं था कि वो इनके स्टेट के व्यापार को रेगुलेट कर सके। तो इस चीज़ को भी रेगुलेट करना आवश्यक था। साथ ही राज्यों के पास एक राइट और था, वो क्या कि कांग्रेस कोई भी अगर डिसीजन लेती है तो ये राज्यों पर डिपेंड करता है कि वो उसके डिसीजन को माने या ना माने। तो कई बार कांग्रेस तो बहुत अच्छे डिसीजन लेती थी बट स्टेट इनकी बात नहीं मानते थे, और जब स्टेट इनकी बात नहीं मानते थे तो कांग्रेस को लगा कि ऐसे तो हमारी जो प्रभुता है वो पूरी तरह समाप्त होने लगेगी, और प्रभुता की समाप्ति से तो हमारा नुकसान होगा। तो एक काम करो, इस संविधान को बदल दो, इस संविधान को बदल दो, नहीं तो आगे को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें उत्पन्न करेंगी। और इसीलिए इसमें संशोधन को लेकर विचार विमर्श शुरू हुआ, और ये संशोधन मेडिसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जॉर्ज वॉशिंगटन, इन सब ने कहा कि एक काम करो भाई, जो हमने सपना देखा था कि हम एक मजबूत संघीय व्यवस्था बनाएंगे, ठीक है, उसे ही अब हमें बनाना है। तो इन्होंने कहा ठीक है भाई, अगर आप इतना कह रहे हो, राज्यों ने कहा, मतलब मेडिसिन से कहा, फ्रैंकलिन से कहा, जॉर्ज वॉशिंगटन से कहा कि ठीक है, आप लोग बुद्धिजीवी हो, आप लोग ज़्यादा समझ रखते हो, तो आप लोग मजबूत ही बना लो, कोई दिक्कत नहीं, 5 साल तो हम पार्टी में रह ही चुके हैं। तो इन्होंने कहा ठीक है, मजबूत बनाएंगे। और जब इन्होंने मजबूती की बात की तो 1787 में इन्होंने फिर से फिलाडेल्फिया में सम्मेलन बुलाया। लेकिन ध्यान देना, इस सम्मेलन में 12 राज्य ही पार्टिसिपेट किए, 13वां राज्य इसमें आया ही नहीं। प्रश्न उठता है कौन था वो, तो प्रश्न था वो रोड्स लैंड था, ये शामिल ही नहीं हुआ, बोला हम नहीं आएंगे। और जब ये नहीं आया तो प्रश्न ये हुआ कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं आना, मत आओ, हम इसी को संशोधन करेंगे। और इसे फिर संशोधन किया गया, जिसे नाम दिया जाता है वर्जीनिया योजना। देखो, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट पता हो कि हाँ संविधान कैसे बना, क्योंकि अभी चुनाव हुए हैं अमेरिका में, तो मे भी हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन ना, अगर GS1 में पूछा इसने तो GS2 में तो ज़रूर पूछ लेगा आपसे, ठीक है। तो इसलिए पता होना चाहिए, क्योंकि GS2 में तो आपको कोई पढ़ाएगा नहीं अब, क्लियर। तो ये हुआ कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया वर्जीनिया योजना के अंतर्गत, और इसमें संघ को या कहें केंद्र को या कहें कांग्रेस को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। और साथ ही केंद्र में अब क्या किया, 2 सदनों की स्थापना कर दी। एक सदन जो मैंने आपको बताया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और दूसरा जो सदन बना सीनेट, या जिसे कहें उच्च सदन, ठीक है।
यानी कि निचला सदन बना हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा सदन बना सीनेट। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई, यानी कि दो सदन बनकर उभर कर आए। तो ये एक इनका मेजर इंपॉर्टेंट रोल था। अब प्रश्न उठता है कि अब जो संविधान बना साहब, इसके क्या क्या फीचर रहे? तो इस संविधान के वही फीचर थे, बस कुछ चीज़ों में चेंजेस आए। वो चेंज क्या थे? एक तो दो यहाँ पे सदन बन गए, जो मैंने आपको बताया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी कि निम्न सदन, दूसरा सीनेट। सीनेट बिल्कुल हमारे यहाँ राज्यसभा की तरह था, लेकिन खास बात ये थी कि सीनेट में प्रत्येक स्टेट से 2 ही मेंबर जाते थे, ठीक है। और इसकी जो सदस्यता होती थी वो कितनी, 6 वर्ष की होती थी। इतनी बातें आप समझ गए। साथ ही जो ये ऊपर की बातें होती थी तो इनको जनसंख्या के आधार पर चुना जाता था। इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक। सरकार बनी, एक संघीय सरकार बनी तो दूसरी राज्य सरकार बनी। संघ और राज्यों के मध्य जो पावर था उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया बिल्कुल इक्वली। संघ को राइट करों का दे दिया। अब ध्यान दो, पहले क्या करों का राइट था? नहीं था, यानी टैक्स के राइट पहले स्टेट के पास होते थे, बट अब ये राइट किसको दे दिए गए? सेंटर को। इनको ऋणों का भुगतान करने का राइट मिल गया। मतलब जो भी आज हम मोटे तौर पर राइट देखते हैं व्यापार वाणिज्य को रेगुलेट करने का, ये सारे के सारे राइट अब सेंट्रल को दे दिए गए, यानी कि कांग्रेस को दे दिए गए। और ये भी कहा गया कि कोई भी संविधान संशोधन से रिलेटेड विधेयक 2/3 मतों के आधार पर अगर कांग्रेस संविधान में प्रस्तुत करती है प्रस्ताव, तो राज्यों की कुल जनसंख्या के 2/3 राज्यों की विधायिकाओं से भी आवेदन प्राप्त करना है। सिंपल सी बात है कि 2/3 की मेजॉरिटी की बात होने लगी कि 2/3 की अगर मेजॉरिटी है तभी कोई विधेयक पास होगा, वरना नहीं होगा। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना, इसीलिए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही कम अमेंडमेंट हुए हैं। अपने यहाँ तो क्या है कि 3 तरीके हैं कि 2/3 है, साधारण बहुमत है, साधारण प्लस आधे राज्य हैं। क्लियर? विशेष प्लस आधे राज्य, यानी कि 2/3 साधारण है, विशेष है, और फिर विशेष प्लस आधे राज्य। क्लियर? साधारण में क्या होता है? 50+1, जितने भी उपस्थित लोग हैं उनमें से एक एक्स्ट्रा हो, वो अगर वोट कर देता है तो वो बिल पास हो जाता है। विशेष में क्या होता है कि 2/3 हमें मेजॉरिटी चाहिए होती है। विशेष प्लस आधे राज्यों में 2/3 + 50+1 राज्य की परमिशन चाहिए होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बट अमेरिका में एक ही प्रोसेस है कि 2/3 स्टेट में हो, 2/3 वहाँ की केंद्र में हो। स्टेट का मतलब राज्य और केंद्र दोनों में हो, ठीक है। तो इतनी बातें समझ गए। जब इतनी बातें समझ गए तो इन्होंने एक बात और कही कि जो स्टेट का सर्वे सर्वा होगा, यानी कि जो स्टेट का मतलब, अब यहाँ पे यूएसए लेना, देखो यही दिक्कतें होती हैं इस टॉपिक को पढ़ाते वक्त। एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है स्टेट किसको माना जाए, ठीक है। पॉलिटी की भाषा कहती है कि देश ही स्टेट होता है, लेकिन लोकल भाषा कहती है कि जो वर्जीनिया है या जो कैरोलिना है या जो मैसाचुसेट्स है, ये सब स्टेट हैं, ठीक है। तो स्टेट की जब बात आई तो कहा गया स्टेट का प्रमुख कौन होगा, तो इन्होंने कहा राष्ट्रपति होगा। प्रश्न पूछा गया राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, तो इन्होंने कहा ना तो राष्ट्रपति का चुनाव कांग्रेस करेगी, यानी कि संसद नहीं करेगी, और ना ही राष्ट्रपति डायरेक्ट जनता के द्वारा इलेक्ट होगा। यानी कि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव क्या प्रत्यक्ष रूप से होता है, तो नहीं, अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। इनके लिए एक अलग से निर्वाचक मंडल होता है, ठीक है। अलग से एक निर्वाचक मंडल होता है, और ये निर्वाचक मंडल क्या करता है कि राज्य की जो विधायिकाएं हैं उनके अनुसार काम करता है, ठीक है। और प्रत्येक ये जो राज्य के निर्वाचक हैं, इनकी जितनी भी संख्या है, उस राज्य के जितने भी सीनेटर हैं और निचले सदन के जितने भी प्रतिनिधि हैं, उनकी संख्या के कुल योग के बराबर होता है। आपको लगा होगा सर नहीं समझ में आया, तो देखिए, मान लीजिए कि उस राज्य की जनसंख्या है 10,000, मान लीजिए, सपोज कीजिए, ठीक है। तो उस राज्य के जो निर्वाचक हैं, ठीक है, तो वो हमने मानकर चल लिया कि उस राज्य में 10,000 जनसंख्या है, उस 10,000 में लगभग 2,000 लोग हैं जिनको वोटिंग का राइट है, ठीक है। साथ ही उसी राज्य से कई सारे सीनेटर हैं, तो कितने होंगे उस राज्य से? 2 सीनेटर होंगे। क्लियर? इतनी बातें समझना। निचले सदन जो हैं, निचले सदन में जो प्रतिनिधियों की संख्या है, मान लीजिए उस राज्य से प्रतिनिधियों की संख्या गई 10, ठीक है। तो इनके कुल योग के
इक्वल होता है वो निर्वाचक मंडल, यानी कि निर्वाचक मंडल में उस स्टेट से कितने लोग हुए, 12, 2 सीनेटर के और 10 वो, समझ गए, यही चीज़ समझना है। हालांकि आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो इस पर इतना दिमाग अपना माथा पच्ची मत करिए, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। एक बात और कही गई कि देखो ये तो राष्ट्रपति है, सपोज करो अगर राष्ट्रपति मर गया तो राष्ट्रपति मरने के बाद कौन करेगा, तो उन्होंने कहा उपराष्ट्रपति के पास वो सारी पावर इक्वली ट्रांसफर हो जाएंगी और उपराष्ट्रपति उस समय राष्ट्रपति बन जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, ये भी अच्छी चीज़ है कि राष्ट्रपति के मरने के बाद उपराष्ट्रपति बन जाएगा। लेकिन प्रश्न उठता है उपराष्ट्रपति का चुनाव, बोले बिल्कुल राष्ट्रपति की तरह होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। इन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जैसे इंडिया में डिफरेंस है कि उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो राज्य की विधानसभाएं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, ठीक है ना, केवल सदन के दोनों सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। इतनी बात संसद के, तो इतनी बातें आप समझ गए। चलिए लास्ट में इसमें आता है कि एक सुप्रीम कोर्ट की हम स्थापना करेंगे और जिसके जो न्यायाधीश होंगे वास्तव में उनका चुनाव कहाँ से होगा, सीनेट से परमिशन लेते हुए राष्ट्रपति करेगा। अपने यहाँ क्या प्रोसेस है, अपने यहाँ कॉलेजियम सिस्टम है, ठीक है। तो इतनी बातें समझ गए। तो यही सारी चीज़ें थी, इस तरीके से बातें हुई। अब प्रश्न उठता है क्या फंडामेंटल जो राइट था अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या वो बेसिक रूप से मिल गया था, तो बिल्कुल भी नहीं मिला था। इसके लिए इनको संशोधन करना पड़ा था और पहला संशोधन 1791 में हुआ जो कि फंडामेंटल राइट से ही रिलेटेड था, जिसे हम बिल ऑफ राइट्स कहते हैं, ठीक है। अमेरिका में इसे कहते हैं बिल ऑफ राइट्स, इंडिया में इसे कहते हैं फंडामेंटल राइट। तो दोनों का डिफरेंस आप समझ गए। चलिए इतनी बातें समझ गए। इस फंडामेंटल राइट में क्या दिया होगा ये आपको अच्छे से पता है। स्वतंत्रता की बात की गई होगी, समानता की बात की गई होगी, धर्म के विविधता की बात की गई होगी, यानी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और जब ये इतनी सारी बातें हो गई, जॉर्ज वॉशिंगटन ने सारी सुविधाएं संशोधन कर लिया, यानी कि 1787 में बुलाए गए संविधान को 2 वर्षों तक लगातार जब डिबेट से गुजारा गया तो 1789 में बने इस संविधान को अडॉप्ट कर लिया गया। और अडॉप्ट करने के बाद पहले राष्ट्रपति के रूप में बने कौन, जॉर्ज वॉशिंगटन। उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया जॉर्ज एडम्स को। वर्तमान में इस समय कौन है राष्ट्रपति, आप बता सकते हैं, बाइडेन, ठीक है। और उपराष्ट्रपति कौन है, हैरिस, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ गए। चलिए इतनी बातें समझ के इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे जानने की ज़रूरत नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर क्या रहे थे या इसकी क्या इम्पोर्टेंस रही पूरी दुनिया में। तो सबसे पहली इम्पोर्टेंस तो यही रही कि दुनिया में जहाँ राजतंत्र थे आज भी, उस समय मतलब उस समय इसने प्रजातंत्र के बीज ही नहीं बोए बल्कि प्रजातंत्र के रूप में अपने संविधान का निर्माण करके एक एग्जाम्पल सेट कर दिया। दूसरी जो खास बात इसकी रही वो ये कि इसने शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया। तीसरी बात जो खास बात रही वो संघीय सरकार को अपनाया। चौथी बात न्यायपालिका की सर्वोच्चता को अपनाया, जिसे न्यायिक सर्वोच्चता कहते हैं। हम लोग हमेशा पढ़ते हैं ना, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक सर्वोच्चता, ये सब के सब अमेरिका से ही लिए गए हैं, ठीक है। तो बिना आपको अब याद किए कि इंडिया में न्यायिक पुनर्विलोकन कहाँ से लिया गया है ना, तब आपको पता चल गया कहाँ से लिया गया होगा, अमेरिका से लिया गया होगा, ठीक है, क्योंकि अमेरिका में न्यायपालिका के पास काफ़ी सुप्रीम पावर है। क्लियर। अब प्रश्न उठता है कि ठीक है साहब, क्या इसमें सारी कमियां समाप्त हो गई थी 1787 के संविधान को संशोधन कर देने के बाद? तो नो, इसमें भी कमियां बनी रही थी और वास्तव में इन्हीं कमियों ने आगे चलकर 1861 से 65 के मध्य सिविल वॉर करा दिया। यानी कि लगभग 90 वर्षों के बाद संविधान 70 वर्षों के बाद संविधान बनने के फिर से इस संविधान को लेकर डिबेट शुरू हो गई और इसमें संशोधन की डिमांड उठने लगी। और ये डिमांड उचित भी थी। क्यों उचित थी अभी हम आपको बताएंगे, बट इसकी और सीमाएं आपको बता देते हैं। पहली सीमा ये रही थी कि इसमें अभी भी स्त्रियों को वोटिंग राइट नहीं दिया गया था, जबकि आपको पता होना चाहिए कि स्त्रियों ने क्रांति में बढ़ चढ़कर भूमिका ली थी, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि ये जो व्यवस्था थी स्वतंत्रता की, कि स्वतंत्र हो गई पूरी दुनिया,
वो दासों के ऊपर लागू नहीं होती थी, यानी कि दास प्रथा अभी भी विद्यमान रही थी और इसी को ही लेकर तो सिविल वॉर होता है। अभी पढ़ेंगे, अगला टॉपिक हमारा यही है, ठीक है। तीसरी जो खास बात थी वो क्या कि धनी जो वर्ग था, धनी वर्ग आपने अभी पढ़ा था ना, कुलीन वर्ग, मेडिसिन हो, फ्रैंकलिन हो, जॉर्ज वॉशिंगटन हो, इनका इम्पैक्ट ज़्यादा रहा कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में, ठीक है। साथ ही राष्ट्रपति का जो निर्वाचन की बात आई वो काफ़ी ज़्यादा जटिल प्रोसेस था कि निर्वाचक मंडल चुनेगा, राज्यों के द्वारा चुना जाएगा और ये राज्य विधायिकाएं जब इस निर्वाचक मंडल में किसी को चुन लेंगे फिर वो चुनेंगे राष्ट्रपति को, तो अपने आप में एक जटिल प्रोसेस था। हालांकि ये प्रोसेस तो आज भी बना हुआ है, इसको अमेंड नहीं किया गया। स्त्रियों को जो वोटिंग राइट है वो 19 के बाद दिया गया, यानी कि आप ये मान कर चलें पूरी तरीके से जो स्त्रियों को वोटिंग राइट मिला वो 1920 के बाद ही मिला था, ठीक है। धनी वर्ग का प्रभुत्व तो पूरी तरह नहीं समाप्त कर पाए क्योंकि यही एक पूंजीवाद की जड़ थी वास्तव में, लेकिन जब 1917 में जब रशियन रेवोल्यूशन हुई तो उसने इस धनी वर्ग के प्रति काफ़ी ज़्यादा कुठाराघात किया और आगे चलकर आम जनमानस को भी संविधान में जगह दी जाने लगी, ठीक है। दासों की व्यवस्था को 1865 में समाप्त किया गया। अभी बताएंगे कैसे समाप्त किया गया, इसमें अब्राहम लिंकन का क्या योगदान रहा था। हालांकि राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था तो ऐसी ही बनी रही। तो इतनी बातें आप समझ गए, यानी कि मोटे तौर पर अगर हम आपको ये कहें कि हमने आपको अभी तक में क्या क्या बता दिया, हमने बता दिया संविधान वास्तव में क्या था, संविधान को लेकर फीचर क्या थे, एडॉप्ट करने को लेकर कौन कौन सी प्रॉब्लम विद्यमान थी, प्रॉब्लम का किस तरीके से सलूशन किया गया, सलूशन के बाद किस तरीके से फिर से अमेंडमेंट किया गया और अमेंडमेंट के बाद लास्टली जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके क्या फीचर रहे और उसके फीचर के बाद भी उसमें क्या क्या सीमाएं बनी रही। इतनी बातें हमने आपको यहाँ पे कवर करा दी। उम्मीद है कि आप इतनी बातों को समझ गए। अब प्रश्न उठता है कि ठीक है, एक महोदय हैं जिनका नाम है बेयर्ड, इनका पूरा नाम आप एक तरीके से समझिए चार्ल्स बेयर्ड। इन्होंने एक एसे लिखा था, एसे इनका नाम था एन इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएस, यानी कि एन इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। इसमें इन्होंने बताया कि भाई ये जो संविधान था ना, ये पूरा का पूरा पूंजीपतियों का पुलिंदा था। जैसे भारत में नहीं कहते हैं कि भारत का जो संविधान था वास्तव में वकीलों का स्वर्ग था, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे वकील थे, तो ये बात भी पूरी तरह से सही नहीं है। उसी तरीके से संविधान एक आर्थिक दस्तावेज है, चार्ल्स बेयर्ड का स्टेटमेंट ये भी पूरी तरह से सही नहीं है। क्यों? पहले तो हम देख लेते हैं कि क्यों कहते हैं कि आर्थिक दस्तावेज है। क्योंकि ये बताते हैं कि भाई जो इस संविधान था ना, इसमें जो भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा थे वो सबके सब पूंजीपति थे। इनसे लोगों ने पूछा कौन कौन थे, बोले देखो लगभग 24 लोग तो थे साहूकार, 15 लोग थे इसमें उत्तरी क्षेत्र के जो कि दासों के मालिक होते थे, 14 जो प्रतिनिधि होते थे वो भूमि के सौदागर और सट्टेबाज होते थे, ठीक है, 11 जो लोग होते थे वो व्यावसायिक होते थे जो जहाज का निर्माण करते थे। ये सब लोग इसमें सबसे ज़्यादा थे, यानी कि 15, 14, 29 और 11, 40 और 24 कितने हो गए? 64 लोग तो साहब केवल और केवल यही थे। यानी कि पूंजीपति हितों का प्रतिनिधित्व कर रहा था उस समय का कॉन्स्टिट्यूशन। कहते हैं कि इसमें कारीगर तो था ही नहीं, इसमें शिल्पी तो थे ही नहीं, इसमें छोटे किसान तो थे ही नहीं, इसमें गरीबों का तो नामो निशान नहीं था। और जब ये लोग नहीं थे तो हम कैसे कह सकते हैं कि वास्तव में संविधान जो था वो सबके साथ सबके विकास के आधार पर बना था। यानी कि ये पूरा का पूरा संविधान जो था वो केंद्र सरकार को मजबूत बनाने के लिए बना था, संघ को मजबूत बनाने के लिए बना था और संघ को इसलिए मजबूत बनाया गया ताकि इन व्यापारिक वर्गों के हितों को पोषित किया जा सके। बेयर्ड ने जब ये बात कह दी तो पूरे के पूरे अमेरिका में तहलका मच गया। लोगों ने सोचा कि हाँ ये बात तो है, इसको सोचना चाहिए।
तो चार्ल्स बेयर्ड के इस स्टेटमेंट को लेकर कई सारे लोगों ने चुनौतियां पेश की। उन चुनौतियों में जो पहला नाम है वो नाम है मैकडोनाल्ड का, पिज्ज़ा वाला मैकडोनाल्ड नहीं, मैकडोनाल्ड का। इन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की और इस बुक का नाम था इनकी वी द पीपल द इकोनॉमिक ओरिजिन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। इसे उन्होंने रिटर्न किया 1958 में। ध्यान देना, आप लोग सोच रहे होंगे कि जब संविधान बना था तो उसी समय बेयर्ड महोदय कहने लगे थे। बिल्कुल भी नहीं, संविधान बनने के बहुत वर्षों के बाद डिबेट शुरू हुई थी। ऐसा नहीं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन बना था उसी दिन से लोगों ने किताबें लिखनी शुरू कर दी थी, उसके बाद 5 से 6 वर्षों के बाद। तो वैसा ही यहाँ पे 1958 में बुक लिखी गई, किसके द्वारा? मैकडोनाल्ड के द्वारा। और उन्होंने बताया कि देखो भाई, जितने भी वहाँ पे लोग थे, ठीक है, ये हम मान सकते हैं कि सब में अपनी व्यक्तिगत संपत्ति को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए तो सब गए थे, लेकिन एक बात और ध्यान देना कि ये लोग अगर व्यक्तिगत संपत्ति की ही बात करने के लिए वहाँ गए थे और व्यक्तिगत अधिकारों की ही बात कर रहे थे, तो एक बात बताइए कि इनके द्वारा बने संविधान को सबने अंगीकृत और अधिनियमित क्यों किया? किसी ने इनके संविधान को चुनौती क्यों नहीं दी? और एक और बात कि जब ये सबके सब वर्ग शामिल हुए, हम आपके वर्गों की बात की आलोचना नहीं कर रहे, हम मानते हैं कि व्यापारी वर्ग वहाँ पे शामिल थे, पूंजीपति लोग वहाँ पे शामिल थे, लेकिन आप ये बात बताइए, ये व्यक्तिगत होकर काम कर रहे थे बल्कि एक एकीकृत होकर काम कर रहे थे? तो प्रश्न उठा कि एकीकृत होकर काम कर रहे थे। और बोले दूसरी बात, एक बात बताओ, अगर ये पूंजीपतियों के हितों के लिए बना होता तो न्यू जर्सी, मैरीलैंड, जॉर्जिया, ये वो क्षेत्र हैं जो कि एग्रीकल्चर प्रधान हैं, यानी कि कृषि आधारित राज्य हैं। और ख़ास बात तो क्या है कि यहाँ के किसानों ने तो कोई विरोध ही नहीं किया। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई विवाद होता तो किसान आंदोलन कर रहे होते, दिल्ली के मार्ग पर कर रहे हैं ना आज आंदोलन। भाई, अगर पूंजीपतियों के हित के लिए अगर मोदी गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने किसान बिल पारित किया है तो उसके बारे में किसानों को पता है कि पूंजीपतियों के हितों की बात है, तो आंदोलन कर रहे हैं। अगर यही बात उस समय इन्होंने की होती तो भी किसान आंदोलन करते, बट यहाँ के किसानों ने तो आंदोलन किया ही नहीं। और जब किसानों ने आंदोलन किया ही नहीं और इनके कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कर लिया, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि इन्होंने केवल अपने हितों की बात की? क्लियर? तो एक बात तो ये इन्होंने प्रमाण दिया। मतलब दूसरी बात एक और कही कि देखो, बेयर्ड महोदय ने अगर ये बात उठाई है तो पूरी तरह ये सही भी नहीं है और पूरी तरह ये गलत भी नहीं है। यानी कि कुछ बात हैं इसमें जो सोचने वाली हैं, जो अच्छी बातें हैं और उनको हमें मानना चाहिए। वो ये कि इन्होंने हर एक व्यक्ति को इस बात के लिए जागरूक कर दिया कि आप अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में इस प्रॉब्लम को देखकर भी इसका एनालिसिस कर सकते हो। और ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि उस समय किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। और जब किसी ने बात पर ध्यान नहीं दिया और बेयर्ड महोदय ने अगर ये बात ऊपर उठाई, तो हम सबको एक मौका मिला कि हम इसकी विश्लेषण करें, इसकी शैली को परखने का प्रयत्न करें। और जब शैली को परखने का प्रयत्न कर लेंगे तो हमारा उत्तर काफ़ी बेहतरीन आ जाएगा और हम दोनों पक्षों में अपनी बात कह सकेंगे। यानी कि अमेरिकी संविधान का विश्लेषण किया जाना उचित था बेयर्ड के द्वारा, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं थी जो कि हमने अपनी बुक में दूर कर दी है। अतः बेयर्ड को हम पूरी तरह खारिज भी नहीं कर सकते और बेयर्ड को हम पूरी तरह मान भी नहीं सकते। ये बात कही किसने? मैकडोनाल्ड ने। तो आपका अगर क्वेश्चन आ जाए कि आप ये बताइए क्या संविधान, पहली बात तो आएगा ही नहीं, ठीक है, जीएस में मान लो आ जाए कि संविधान एक आर्थिक दस्तावेज है, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले बता देंगे कि चार्ल्स बेयर्ड ने अपनी पुस्तक अब ये याद करना है बुक आपको, एन इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स में लिखा है
कि जो संविधान बना था वो वास्तव में पूंजीपतियों और आर्थिक लाभों के हितों से प्रेरित था, क्योंकि इस संविधान के बनने में जिन लोगों का सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व था तो उसमें साहूकार थे, व्यापारी थे, जहाज निर्माण के व्यवसायी थे, भूमि के सौदागर थे, सट्टेबाज थे। लेकिन इस संविधान में कारीगर, छोटे किसान और गरीबों की प्रेजेंस काफ़ी कम थी। लेकिन आप बता दीजिए कि चार्ल्स बेड के इस स्टेटमेंट को फॉरेस्ट मैकडोनाल्ड ने अपनी पुस्तक वी द पीपल द इकोनॉमिक ओरिजिन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बताया कि पूरी तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि जितने भी लोग गए थे वो व्यक्तिगत संपत्ति के हितों की रक्षा के लिए ही गए थे, बल्कि वो सबके हितों की बात कर रहे थे। इसीलिए कई राज्यों ने कृषि राज्य होते हुए भी इस बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन को बिना किसी विरोध के एडॉप्ट कर लिया, इसे अंगीकृत कर लिया और खुद पर ही इसे इम्प्लीमेंट भी करवा लिया। क्लियर? ऐसे आप बता देंगे और फिर निष्कर्ष में देके अपनी बात को ख़त्म कर देंगे। 150 शब्दों में आपसे पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन पूरी तरह कंप्लीट हो गया। अब लास्ट बात आती है यहाँ पे कि जो अमेरिकी संविधान बन रहा था, इस अमेरिकी संविधान को कौन कौन से जो कारक थे उन्होंने प्रभावित किया। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अमेरिकी संविधान के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करें, साथ ही अमेरिकी संविधान की संरचना को या रचना को प्रभावित करने वाले कारकों का भी उल्लेख करें। क्लियर? तो आप बता देंगे कि वास्तव में संविधान की रचना को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से थे। तो वही बातें हैं जो हमने आपसे पहले बता दी हैं कि संविधान को इन्होंने क्या किया, गणतंत्र का स्वरूप प्रदान किया। ठीक है, यानी कि देश को हम एक गणतंत्र के रूप में अभिव्यक्त करेंगे। आपको अच्छे से पता है कि उस समय क्या था, पूरे विश्व में राजतंत्र की व्यवस्था बनाई गई थी। इन्होंने क्या कहा कि हम जो संविधान अपनाएंगे उसमें संघीय फीचर को एडॉप्ट करेंगे, जबकि उस समय कहीं पर भी संघीय फीचर एडॉप्ट नहीं था। इन्होंने 13 उपनिवेशों को एक साथ में लिया और उनमें से अनेकता के एकता के पाठ का पाठ पढ़ाया। इस संघी के कारण ही इसका नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रख दिया। ठीक है, ये भी कहा गया कि जो केंद्र होगा वो काफ़ी शक्तिशाली होगा, राज्य उतने शक्तिशाली नहीं होंगे। और एक बात तो और ध्यान देना, जो लाइन आगे आपको काम आएगी अब्राहम लिंकन के स्टेटमेंट पे, वो ये कि इस संविधान में केंद्र को न केवल शक्तिशाली बनाया गया बल्कि राज्यों को ये हिदायत दी गई कि आप केंद्र से अलग नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। इसीलिए आपको एक बात बताएं, क्यों कहा जाता है कि अमेरिकी जो संविधान है वो अविनाशी राज्यों का क्या है, अविनाशी संघ है। समझ गए? यानी कि अमेरिकी संघ राज्यों का विनाश नहीं कर सकता, लेकिन अमेरिकी राज्य भी संघ का विनाश नहीं कर सकता और न राज्य संघ से अलग हो सकता है। ठीक है, इंडिया के संदर्भ में क्या है कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, यानी कि इंडिया में हम राज्य को समाप्त कर सकते हैं बट हम इंडिया में संघ को नहीं समाप्त कर सकते। तो ये दोनों में डिफरेंट है। ठीक है, 2 सदन बनाए गए, ऑलरेडी मैंने बता दिया। उच्च सदन को क्या कहते थे, सीनेट कहते थे। क्लियर? निम्न सदन को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या कहें प्रतिनिधि सभा कहते थे। इतनी बातें क्लियर हो गई। एक और जो इसका फीचर था वो क्या था, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया। कहा गया कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका इन सब की अलग अलग शक्तियां हैं और अपनी अलग अलग शक्तियों के माध्यम से देश के शासन को संचालित करेंगे। साथ ही ये भी कहा गया कि संविधान में जो संशोधन होगा वो राज्यों की अनुमति से ही होगा, अर्थात कोई भी कानून अगर बनाया जाएगा तो उसमें राज्यों की सहभागिता का होना अनिवार्य है। बिना राज्यों की परमिशन के हम किसी भी संविधान को अमेंड नहीं करेंगे। और इसमें मैंने आपको बताया था 2/3 की मेजॉरिटी की बात की गई थी। क्लियर? लास्ट में एक बात, वो क्या कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को या कहें कि नेशनल इकोनॉमी को प्रमोट किया गया। क्यों? क्योंकि केंद्र को पावर मिल गई, केंद्र ने मुद्रा निर्माण की शुरुआत की, केंद्र ने कई सारे फॉरेन कंट्री अपने मित्र देशों से ऋण लेने की शुरुआत की, उन ऋणों के भुगतान की बात की, अपने ट्रेड को मैन्युफैक्चर या कहें कि बिल्ट अप करने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने कई सारे देशों के साथ में ट्रीटी करके अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को मैनेज भी किया। समझ गए?
इतनी सारी बातें इस कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद हुई। यानी कि मोटे तौर पर अगर हम ये कहें तो हमने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को काफ़ी अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। अब आपको यहाँ पे कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने मोटे तौर पर देख लिया कि वास्तव में अमेरिकन जो संविधान था वो कैसे बना, क्या उसके मध्य विवाद थे, विवाद का क्या सलूशन था, सलूशन के बाद जो बनकर आया उसकी क्या लिमिटेशन थी, उसके फिर अमेंडमेंट हुए, अमेंडमेंट के बाद भी क्या क्या लिमिटेशन बनी रही, और उन लिमिटेशन के बाद भी इसको प्रभावित करने वाले कौन से कारक रहे, और साथ ही इसको एक इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट क्यों कहा बेयर्ड ने। इतनी जब बातें आपने समझ ली तो आपका एक पोर्शन आज की क्लास का कवर हो गया। अब हम दूसरे पोर्शन की ओर चलते हैं। दूसरा पोर्शन हमारा क्या है? दूसरा पोर्शन है हमारा सिविल वॉर। सिविल वॉर क्या है, इससे पहले हम ये समझने का प्रयत्न करेंगे कि आखिरकार सिविल वॉर का मतलब क्या होता है, ठीक है। और फिर ये देखेंगे कि सिविल वॉर के क्या कारण थे, कारणों को कैसे दूर किया गया, लिंकन की क्या भूमिका रही, और तब फिर निष्कर्ष देते हुए परिणाम प्रभाव के साथ इस कहानी को पूरा समाप्त कर देंगे। क्लियर? उम्मीद है आप हमारी पूरी बातें समझ गए। देखिए, जब भी सिविल वॉर शब्द का आपके साथ जिक्र मिले कभी भी, ठीक है, तो इसका हिंदी क्या होती है? गृह युद्ध। गृह युद्ध का सामान्य सा मतलब क्या हुआ? घर में लड़ाई, ठीक है। घर में लड़ाई का मतलब क्या हुआ? अपनों के मध्य लड़ाई, ठीक है। अपनों के मध्य लड़ाई का मतलब क्या हुआ? किसी बाहरी से कोई लड़ाई ना होना, ठीक है। अब आप समझ गए कि सिविल वॉर का मतलब होता है अपनों से अपनों की लड़ाई, अपनों से अपने अधिकारों को छीनने की लड़ाई, जिसको घरेलू हिंसा बोलते हैं, जिसको घरेलू क्लेश बोलते हैं। घर में बंटवारा होता है, दीवारें बनती हैं, ये वास्तव में गृह युद्ध का ही परिणाम है। क्लियर? तो इतनी बातें आप समझ गए कि गृह युद्ध का सामान्य सा मतलब क्या है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, जब इतने सारे उसमें फीचर अडॉप्ट कर लिए गए, जब उसके इतने ज़्यादा इम्पैक्ट पड़े दुनिया पे, तो फिर भी इसकी क्या लिमिटेशन रह गई जिस कारण ये सिविल वॉर हो गया। जो रेवोल्यूशन स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचारों से प्रेरित होकर लड़ी गई, उस स्वतंत्रता में सिविल वॉर कहाँ तक उत्तरदायी रहा? तो इन्हीं सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब मन में प्रश्न आ रहा होगा कि आखिरकार सिविल वॉर की शुरुआत कब हुई? तो वास्तव में ये बात है 1860 के दशक की। अब आप सोचेंगे सर बीच की कहानी आप तो खा गए, 1790 तक तो आपने बता दिया था, उसके बाद की कहानी कहाँ गई? तो उसके बाद की कहानी आपको नहीं पढ़नी है, क्योंकि आप अमेरिका में नहीं रहते हैं, आप इंडिया में रहते हैं, ठीक है। तो हम इन 70 वर्षों को बीच में स्किप करके 1860 के दशक की बातों की शुरुआत करते हैं। समय ये था 1860 के दशक का। इस समय ये हो रहा था कि उत्तरी राज्य और दक्षिणी राज्य, अब प्रश्न उठता होगा उत्तरी और दक्षिणी क्या है? तो एक बार हम आपको उत्तरी और दक्षिणी राज्य फिर से दिखा देते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। ऐसे समझिए, जैसे आप ये देख रहे हैं, ठीक है। हमने आपको क्या बताया था कि उत्तरी राज्य और दक्षिणी राज्य, यानी कि ये आपके जो राज्य हुए, ठीक है, ये आपके नॉर्थ स्टेट हुए, ये आपके साउदर्न स्टेट हुए। क्लियर? अभी हम आपको क्लियर कर देंगे कि नॉर्दर्न और साउथ की जो इन्होंने विभाजन रेखा बना रखी थी वो किन किन राज्यों के मध्य बना रखी थी। क्लियर? उत्तरी और दक्षिणी राज्यों को डिवाइड किया गया था, और जब उत्तरी और दक्षिणी राज्यों को डिवाइड किया गया तो इसमें समस्या ये थी, हमने आपको बताया था फर्स्ट टाइम पे ही कि इन राज्यों को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था इकोनॉमी की दृष्टि से। पार्ट 1 में आपको बताया था ना कि जो पहला पार्ट था वहाँ से क्या मिलता था? बर्फबारी होती थी, तो वहाँ से हमें केवल मछली उत्पादन और लकड़ी 2 चीज़ें मिलती थी। दूसरे जो स्टेट होते थे वो मध्य के होते थे, यहाँ से हमें क्या क्या मिलता था बताइए? यहाँ से हमने आपको बताया था एग्रीकल्चर की एक्टिविटी ने शराब मिलती थी, ठीक है, सीरा मिलता था और चीनी उद्योग होता था। तीसरे जो दक्षिणी राज्य होते थे यहाँ पे हमने आपको बताया था
एग्रीकल्चर एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती थी, जहाँ कपास, बागानी फसलें, इन सबको उत्पादित किया जाता था। तो वास्तव में इनके मध्य की ही ये लड़ाई है, एग्रीकल्चर वर्सेस मछली उत्पादन, सीरा और शराब, इनकी लड़ाई है। ठीक है, लड़ाई किस बात को लेकर है, पहले बेसिक समझिए। बेसिक अगर आप समझ गए तो आप फिर आगे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चों को ये कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आता। जब कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता तो वो मज़ा फिर नहीं आता है। ठीक है, एक बात बताइए, जो एग्रीकल्चर की एक्टिविटी होती है, अगर एग्रीकल्चर में हम मशीनों का उपयोग ना करें तो किनका करेंगे, मज़दूरों का करेंगे। अगर मज़दूरों की संख्या उस देश में कम है तो क्या करेंगे, इनको दास बना लेंगे। इनको अगर हम दास बना लेंगे और कोई व्यक्ति हमसे आकर ये कहे कि भाई इन दासों को आप आज़ाद कर दो, ये दासों को मत रखो, तो आप बताइए ये एग्रीकल्चर का उत्पादन करने वाले लोग दास प्रथा को समाप्त करने की बात करेंगे या कहेंगे कि नहीं भाई दास प्रथा बनी रहने दो। ठीक है, यानी कि ये लोग दास प्रथा के रहने के पक्षधर बने रहेंगे, और जबकि ऊपर के जो लोग हैं वो लोग क्या कहेंगे कि दास प्रथा समाप्त होनी चाहिए। क्यों समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि ये कहते हैं कि क्रांति का आदर्श था हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता। और एक बात और बताएं, बात यहाँ क्रांति के आदर्श की नहीं थी, आदर्श निर्वात में नहीं पैदा होते हैं। ठीक है, बात यहाँ पे ये भी थी कि ये जो कंट्री थे ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहे थे, और ये इन डेवलपिंग कंट्री से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते थे, यानी कि अपने ही स्टेटों से नाराज़ रहते थे। सिंपल सी बात है, कई बार आपने देखा होगा एक ही परिवार में 3 मेंबर हैं, उन 3 में अगर 2 कमाने लगे और 1 बेरोजगार है तो ये दोनों क्या होंगे, इससे अपने आप को अलग थलग मानने लगते हैं, अपने आप को अलग कर लेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे हुई। ठीक है, इस कारण ये गृह युद्ध हुआ। ये तो आप समझ के बेसिक बातें, बेसिक बातें बेसिक के लिए ठीक रहती हैं, क्वेश्चन आंसर को आपको सॉल्व नहीं कराते हैं, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि इस चीज़ को पहले हम सॉल्व करें। ठीक है, और जब इस पूरे क्वेश्चन को जब हम सॉल्व कर लेंगे तब हम समझ जाएंगे कि वास्तव में इसको कैसे हमें कवर करना है। ठीक है, तो देखिए हमने आपको बताया कि 1860 के दशक से सिविल वॉर की शुरुआत हुई थी। वास्तव में ये सिविल वॉर 1861 से 1865 के मध्य 4 वर्षों की एक लड़ाई थी। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि आखिरकार ये लड़ाई शुरू क्यों हुई और इस लड़ाई का कारण क्या था। तो अब हम क्रमबद्ध तरीके से इसको आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और जब क्रमबद्ध तरीके से समझाएंगे तो आपको ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, पहली बात ये है कि जो ये अमेरिका था, अमेरिका का ये जो पूर्वी हिस्सा था पूरा, इस पूर्वी हिस्से को जब आज़ादी मिल गई, 13 के 13 जब उपनिवेश आज़ाद हो गए, तो इन उपनिवेशों में काफ़ी ज़्यादा आर्थिक विषमता थी। आर्थिक विषमता का मतलब आर्थिक अंतर था, नॉर्थ के मध्य और साउथ के मध्य। अंतर कैसा, अंतर इस बात को लेकर था कि जो 13 स्टेट है ना, इनमें लगभग टोटल 34 स्टेट होते थे। उस समय तक 34 स्टेट बनकर आ चुके थे इन्हीं छोटे छोटे में। इन 34 पूरे स्टेट में, यानी कि संघ के पूरे 34 स्टेट में टोटल में 23 स्टेट तो केवल नॉर्थ से ही रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, साथ ही यहाँ की 2/3 जो पॉपुलेशन है वो वास्तव में इसी में थी। ठीक है, यानी कि देश की जो टोटल जनसंख्या थी 2/3 वो उत्तर में ही रहती थी, जिसमें दास जो थे वो काफ़ी कम थे। अब ध्यान देना, यहाँ दासों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि यहाँ पे कृषि नहीं होती थी, इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रहते थे। यहाँ पे पॉपुलेशन कम थी। अब बताओ, जब यहाँ पॉपुलेशन कम होगी, मजदूर कम मिलेंगे, तो दास प्रथा बनाए रखना उचित होगा ना। तो हाँ, उचित होगा, इसीलिए इन्होंने कहा कि दास प्रथाएं जरूरी है। अब एक और बात ध्यान देना, होता है ना कि कैसे हम अपनी तथ्य को तर्क देते हैं, उसकी पुष्टि करते हैं, ये कायदे से आपको इन्हीं लोगों से सीखना चाहिए। क्या सीखेंगे आप, जब यहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं होती थी तो यहाँ क्या होता था, यहाँ इंडस्ट्री ग्रो होती थी।
यानी कि ये पूरा जो उत्तर का क्षेत्र था ये इंडस्ट्रियल क्षेत्र था। वर्जीनिया से ऊपर का, मैरीलैंड के ऊपर का, वर्जीनिया से नीचे का पूरा साउथ में आता था, ठीक है। तो ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया होता था। और इंडस्ट्रियल एरिया की खास बात क्या थी कि यहाँ पे ऊनी वस्त्र होते थे। ऊनी क्यों? क्योंकि सर्दीला एरिया था। सूती वस्त्र होते थे, चमड़े के सामान का यहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन होता था। और इसमें क्या होता था कि जो उत्पादन होता था वो मशीनों से होता था, यानी कि इस उत्पादन में दासों को और गुलामों को महत्ता नहीं दी जा रही थी, इसमें मजदूरों को महत्ता थी। यानी कि मजदूर मशीनों को चलाते थे जिससे इनकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई। लेकिन दक्षिण की खास बात क्या थी कि इनकी जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड होती थी। और एग्रीकल्चर में इनके पास जो न्यू इक्विपमेंट्स थे, जो न्यू टेक्नोलॉजी थी, उसका ये उपयोग नहीं करते थे। क्यों नहीं उपयोग करते थे? क्योंकि यहाँ पर जितने भी मजदूर थे, एक तो इनका इकोनॉमिक लेवल ही उतना मजबूत नहीं था। भाई टेक्नोलॉजी आप कब हायर करते हैं? जब आपके पास इकोनॉमिक काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी होती है। बट अगर आपके पास इकोनॉमिक कैपेसिटी नहीं है, इकोनॉमिक रूप से आप एम्पावर ही नहीं हैं, तो आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे और पुरातन व्यवस्था को ही बनाए रहेंगे। तो इसी व्यवस्था को बनाए रखे और गुलामों पर अपनी एग्रीकल्चर को डिपेंड किए। गुलामों को इसलिए क्योंकि हर एक एग्रीकल्चर की एक्टिविटी में आप मशीनों का उपयोग नहीं कर सकते हो। भाई जैसे कपास की खेती करनी है, गन्ना की उपज करनी है, आपको तंबाकू की खेती आपको करनी है, ठीक है, तो आप इसमें मशीनों को डिपेंड नहीं बना सकते। इसीलिए यहाँ पे दक्षिण का जो पूरा क्षेत्र था वो किस पर केंद्रित हो गया? वो दासों पर निर्भर हो गया, ठीक है। और इसी चीज को लेकर विवाद शुरू हुआ। उत्तर के लोग कहने लगे भाई दास को समाप्त कर दो, बागान व्यवस्था को समाप्त कर दो। दक्षिण के राज्य बोलने लगे नहीं भाई, जैसा है सब ठीक है, चलने दो, इसको चेंज मत करो। तो जब ये चीज़ें हुई तो जो नए उद्योगपति उभर कर आए, उन उद्योगपतियों ने कहा कि देखो, हमें जो विदेशी व्यापारी हैं, विदेशी जितनी भी मशीनें हैं या विदेशी जो हमारे देश में आयात होता है, उस आयात को समाप्त करो। ध्यान देना मेरी बात को, इस लाइन को समझना, थोड़ी देर रुक कर समझना, वीडियो को पॉज करके बार बार रिवाइज करके तब देखना, क्योंकि कई बार होता है हमें एक बार में बातें नहीं समझ में आती हैं, ठीक है। इन्होंने कहा, उत्तर के लोगों ने, एक मिनट रुको, इसको स्किप करते हैं, हाँ, इन्होंने कहा उत्तर के लोगों ने कि भाई आप जो विदेशों से वस्तुओं को आयात करते हो ना, उसे समाप्त करो, उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दो। और उस पर जब इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दोगे तो विदेशी जो सामान है वो महंगा हो जाएगा, और विदेशी सामान महंगा होने के बाद हम अपने सामान को अच्छे से बेच पाएंगे। किसको बेचेंगे ये लोग? एक बात बताइए, इंडस्ट्री इनकी यहाँ पे लगी है, ठीक है, तो किसको बेचते होंगे? सपोज कीजिए अगर विदेश में नहीं बेचेंगे तो नीचे वालों को बेचेंगे ना, साउथ वालों को। यहाँ पे बना हर एक प्रोडक्ट साउथ वालों को बेचा जाएगा। अब एक बात बताइए, जब हम फॉरेन से माल को इंपोर्ट ही नहीं करेंगे तो यहाँ पे इनके पास मोनोपोली हो जाएगी और ये किसी भी रेट में नीचे वालों को बेचने लगेंगे। तो एक बात बताइए, नीचे वालों को जो वस्तु है वो कम प्राइस में मिलेगी कि अधिक में मिलेगी? अधिक में मिलेगी। पहले इनके पास ऑप्शन क्या होता था? ऊपर वालों को कंट्रोल करने के लिए बाहर से खरीद लेते थे। अब बाहर पे इन्होंने ड्यूटी बढ़ा दी, ठीक है, तो इनको वो लाभ नहीं मिल पा रहा, लाभ इन उद्योगपतियों को मिल पा रहा। और जब लाभ उद्योगपतियों को मिल पा रहा, नीतियां उद्योगपतियों के हिसाब से बन रही हैं, तो ये लोग क्या कहेंगे कि जो संघ है वो हमारे साथ भेदभाव कर रहा है। अतः इस संघ के भेदभावपूर्ण रवैये को दूर करना चाहिए और इसके लिए इन्होंने आवाज़ें बुलंद की। इतनी बातें अब क्लियर हो गई। चलिए, कि दूसरा इशू हमारा क्या था कि इनके संरक्षण का प्रश्न दूसरा इशू बनकर उभरा कि उत्तरी राज्यों ने कहा कि विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए सरकार हमें संरक्षण दे, सरकार आयात की जाने वाली वस्तुओं पर इंपोर्ट ड्यूटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए। लेकिन
इनमें भी जो सबसे बड़ा इशू बनकर आया वो तीसरा मुद्दा था दास प्रथा की समाप्ति को लेकर। हुआ क्या कि उत्तरी राज्य ये कहते थे कि हमारे यहाँ तो इन दासों का कोई इकोनॉमिक रोल है नहीं, ठीक है, इनका कोई हमारे यहाँ इम्पोर्टेंट भी नहीं है। जबकि साउथ में जो दास प्रथा है वो वास्तव में इकोनॉमी की एक एक्सिस है, ध्रुवी है, ठीक है। इकोनॉमिक्स की जब एक्सिस है तो साउथ में इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा कि देखो हम एक कानून बनाते हैं जिसमें दास प्रथा को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए और इसे अवैध घोषित कर दिया जाए। तो साउथ वालों ने बोला क्यों? बोले भाई दास जो प्रथा है ना वो मानवता के नाम पर कलंक है। वही पुराने राग कि दास प्रथा मानवता के नाम पे कलंक है, इस दास प्रथा को समाप्त करो। और इसके लिए क्या हुई, नई नई एडवर्टाइजमेंट आने लगी, न्यूज़पेपर छपने लगे कि हाँ जनसंख्या दो लोगों से ज़्यादा अगर बच्चे कोई पैदा कर रहा है तो उसे नौकरी में सुविधाएं नहीं देंगे, जनसंख्या नीति ले आओ। क्यों ले आओ जनसंख्या नीति? क्योंकि अभी जितने लोग हैं इनको हम रोजगार तो दे नहीं पा रहे, कम से कम इसी में छटनी कर देंगे। तो वही बातें यहाँ पे हुई कि हम दास प्रथा को समाप्त कर देंगे, और दास प्रथा को जब समाप्त कर देंगे तो अपने आप दक्षिण के जो राज्य हैं वो हम पर डिपेंड हो जाएंगे और हम अपना प्रभुत्व इस्टेब्लिश कर लेंगे। दक्षिण के राज्यों ने कहा कि देखो भाई आप लोग जो बातें करते हो ना ये सब गलत है, हमारा डेवलपमेंट आप ऐसे प्रभावित मत करिए, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा कि देखो दास प्रथा में क्या होता है, श्रमिक संगठनों में क्या होता है, मजदूरों में वो हड़तालें करते रहते हैं, कभी फैक्ट्रियां बंद हो गई, कभी कुछ हो गया। तो इन फैक्ट्रियों से तो ये लाख गुना अच्छे हैं ना दास, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी को कम से कम बढ़ावा तो दिए हुए हैं, इनको कम से कम ये ब्रेक तो नहीं किए हुए हैं। और जब इनको ये ब्रेक नहीं किए हुए हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा दिए हुए हैं, तो आप बताइए दास प्रथा गलत नहीं है। उत्तर के लोगों ने कहा देखो भाई आप एक चीज़ ये भी सोचो ना कि हम दासों से भी ज़्यादा मजदूरों को सुविधाएं देते हैं, जबकि आप दासों को नहीं देते हो, अतः आप दास प्रथा को समाप्त करो। अब जब ये विवाद बढ़ता रहा धीरे धीरे तो हुआ क्या कि उत्तर के लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए एक प्रस्ताव लेकर आए, किसमें, संघ में, कि दास प्रथा को समाप्त कर दो। और दास प्रथा को जब समाप्त कर दोगे तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ फीचर्स को एडॉप्ट कर सकते हैं। तो उत्तर के इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने जो पेंसिल्वेनिया है इसमें ये, ठीक है, ये जो पेंसिल्वेनिया ये वाला स्टेट आपको दिख रहा है ना, इस पेंसिल्वेनिया स्टेट की जो दक्षिणी सीमा है, ये दक्षिणी सीमा, अब ये देख रहे हो ध्यान से, ये वर्जीनिया से लग रही है ना, दक्षिणी सीमा दिख रहा है ना, ये वर्जीनिया से, एक मिनट रुको इसको रेड से करते हैं, ये किससे लग रही है, पेंसिल्वेनिया से सीमा लग रही है। तो इस दक्षिणी सीमा को इन्होंने बंद कर दिया और इस सीमा को इन्होंने नाम दिया मैसेस डिक्सन सीमा। डिक्सन प्लान आप हमेशा हिस्ट्री में सुनते होंगे, डिक्सन प्लान भारत विभाजन से रिलेटेड है, ठीक है। तो पढ़ाएंगे जब मॉडर्न इंडिया पढ़ाएंगे आपको कि उसको डिक्सन क्यों कहते थे, डिकी क्यों कहते थे, डिकी बर्ड क्यों कहते थे, ठीक है। तो ये डिक्सन सीमा इसे कहा गया। और इसमें एक खूबी क्या की गई, खूबी ये की गई कि अब अमेरिकन्स जो लोग हैं ये वेस्टर्न की ओर यहाँ पे, ठीक है, अपना प्रभुत्व जमाएंगे। और यहाँ जब प्रभुत्व जमाएंगे तो नए नए जो अमेरिकन क्षेत्र हैं इन पर अपना कब्जा जमाएंगे और यहाँ पे दास प्रथा समाप्त रखेंगे, ठीक है। यानी कि हम इस क्षेत्र को स्वतंत्र राज्य के रूप में डेवलप करेंगे, यहाँ पे कोई भी दास नहीं रहेगा। साउथ वालों को लगा हमको तो आप मना किए थे और आप अब यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हो, विस्तार कर रहे हो, ये चीज़ आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है। एक खूबी और की उत्तर के लोगों ने क्या किया, इन्होंने कहा कि जो इस संघ की व्यवस्था बनेगी ना, यानी कि संघ के जो सदन हैं, दो सदन होते हैं ना, सीनेट और पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, तो इसमें जो लोग आएंगे उसमें दासों की गणना को हम 3:5 में करेंगे। यानी कि हम दासों को पूरी तरह से इक्वली नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि दास सबसे ज़्यादा हैं। तो प्रश्न ये पूछा गया
कि कैसे होगा, तो इन्होंने कहा देखो सपोज करो, मान लो 500 लोगों की अगर टोटल जनसंख्या है, 500 मान लो दास हैं, तो 500 दासों को नहीं जोड़ेंगे हम, इनमें केवल 300 दासों को ही प्रतिनिधित्व मानकर उनका प्रतिनिधित्व यहाँ पे देंगे, ठीक है। तो उत्तर के राज्यों ने कहा कि भाई इससे तो दिक्कत हो जाएगी, कल को अगर दासों की संख्या अगर बढ़ने लगेगी तो होगा क्या कि पूरे की पूरी व्यवस्थापिका में केवल दासों का प्रभुत्व हो जाएगा, और दासों के प्रभुत्व से जो हम स्वतंत्र राज्य बनाना चाहते हैं ये तो फिर बन ही नहीं पाएगा और ये दिक्कत कर देगा। तो इसीलिए इन्होंने आगे एक काम किया कि एक समझौता बुलाया, और उस समझौते को नाम दिया गया मिसौरी समझौता, ठीक है। मिसिसिपी मिसौरी आप नाम सुनते हैं ना, मिसौरी यहीं पे आपको मिलेगा। इन्होंने एक समझौता बुलाया जिसका नाम इन्होंने दे दिया मिसौरी समझौता। ध्यान देना, ये समझौता बहुत इंपॉर्टेंट है, 1820 में। और इस समझौते में डिसाइड किया गया कि दास प्रथा को हम समाप्त नहीं करेंगे पूरी तरीके से, बल्कि इनको हम संघ में शामिल करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इन्होंने बोला क्या, इन्होंने कहा कि जो लुसियाना क्षेत्र है, ठीक है, जो लुसियाना क्षेत्र है वहाँ पर दास प्रथा जारी नहीं रहेगी। दास प्रथा कहाँ तक, यानी कि 36 डिग्री 30 मिनट, ये याद नहीं रखना है आपको, ठीक है। 36 डिग्री 30 मिनट अक्षांश के उत्तर वाला जो क्षेत्र है लुसियाना, ठीक है, वहाँ पर दास प्रथा जारी नहीं रहेगी, बाकी सब जगह दास प्रथा आप अपनी बना कर रख सकते हो। तो प्रश्न उठा कि जब लुसियाना में आप दास प्रथा समाप्त कर दे रहे हो, वहाँ पे आप जारी नहीं रख रहे हो, तो फिर क्या फ़ायदा। ये लोग नाराज़ हो गए, कहा कि कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ पे हम दास प्रथा को नहीं जारी रखेंगे। आगे ऐसी बातें चलती रही। टेक्सास के पास प्रश्न गया कि टेक्सास का क्या करेंगे। इन्होंने कहा टेक्सास का हम विलय कर लेते हैं, टेक्सास यहाँ पे आपका, ठीक है। इन्होंने टेक्सास का विलय कर लिया, और टेक्सास का विलय करने के बाद इसे दास प्रथा के रूप में शामिल किया कि हम इसे दास के रूप में एडॉप्ट करते हैं। आगे चलकर कैलिफोर्निया का इशू आया कि कैलिफोर्निया का हमें क्या करना है। इन्होंने बोला कैलिफोर्निया को भी हम, यहाँ पे है आपका कैलिफोर्निया, ठीक है, कैलिफोर्निया को भी हम शामिल कर लेते हैं। और अंत में 1850 तक कैलिफोर्निया को भी शामिल कर लिया। जब कैलिफोर्निया को इन्होंने शामिल कर लिया तो दक्षिण के राज्यों ने काफ़ी तेज़ी से इसका विरोध किया, और इन्होंने विरोध किया क्या कि आप ऐसे इसे नहीं शामिल कर सकते हो। तो इस चीज़ के लिए क्या हुआ कि एक भगौड़ा दास कानून आया, और उसमें ये हुआ कि जो भागे हुए दास थे उनको पकड़ा जा सकता है। यानी कि इन लोगों ने, साउथ के राज्यों ने कहा कि देखो भाई, आप ये यहाँ पे कैलिफोर्निया को शामिल तो कर ले रहे हो, क्योंकि ये हमारे दक्षिण के हिस्से में आता है, आप इसको शामिल तो कर ले रहे हो, लेकिन एक बात बताओ कि आप इसको शामिल कर लोगे तो हमारा तो कोई फ़ायदा ही नहीं। तो हम यहाँ के लिए एक कानून लेकर आते हैं ताकि ये पूरब से जो भी दास भगकर पश्चिम चले जाते हैं, या जो भी भगकर इस डिक्सन लाइन को क्रॉस करके चले जाते हैं, तो वहाँ से हम दासों को पुनः वापस ला सकें और उनको फिर से दास बना सकें। तो एक इन्होंने कानून लाए, लेकिन उत्तर के राज्यों ने कहा नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। जो दास भगकर हमारी सीमा में आ गए, जो दास भगकर पश्चिम में आ गए, उनको आप फिर से दास नहीं बना सकते हो। और एक और बात आपको बताएं, हम इन दासों को अपने यहाँ शरण देंगे क्योंकि हम मानवता के पुजारी हैं, ठीक है। तो ये बातें चलती रहीं। आगे चलकर कैंसस नाम का एक स्टेट था, और एक स्टेट आपको मिलेगा नेब्रास्का। ये दो स्टेट ऐसे थे, कैंसस और नेब्रास्का, जिसको लेकर सबसे ज़्यादा विवाद खड़ा हुआ, क्योंकि इन दो स्टेट को लेकर, यहाँ पे था आपका कैंसस, ठीक है। कैंसस कहा जाता है कि कैंसस के कैंसर ने गृह युद्ध को दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया, ठीक है। तो कैंसस और नेब्रास्का को जब 1854 में शामिल किया गया तो वास्तव में था क्या, ये दोनों राज्य 36 डिग्री और 30 मिनट के उत्तर में स्थित थे। और मिसौरी समझौता क्या कहता था कि इन्हें स्वतंत्र राज्य के रूप में सम्मिलित किया जाना है। अभी हमने आपको पढ़ाया था ना
कि मिसौरी समझौता क्या कहता है, 36 डिग्री 30 मिनट के अक्षांश के उत्तर में जो क्षेत्र हैं, ठीक है, यानी कि लुसियाना, वहाँ पे दास प्रथा जारी नहीं रहेगी। वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे स्वतंत्र राज्यों का निर्माण होगा। और जबकि ये राज्य क्या था कि 36 डिग्री 30 मिनट के उत्तर में स्थित था, तो इसे स्वतंत्र राज्य के रूप में हमें स्वतंत्र राज्य के रूप में गठित करना था। लेकिन स्टीफन डगलस नाम के एक पर्सन ने क्या किया, जो पॉलिटिकल थे, उन्होंने इसे दास राज्य के रूप में शामिल कर लिया। अब इसी से विवाद शुरू हो गया कि भाई जब हमने कहा कि दास राज्य के रूप में इसे शामिल नहीं करोगे तो आपने क्यों शामिल कर दिया, और इसी को लेकर युद्ध की शुरुआत हो गई। इतनी बातें आप समझ गए। चलिए, इतनी बातें समझना है। आपके दिमाग में आएगा सर ये पूरा कन्फ्यूजन हो गया, तो एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है, चलिए हम फिर से आपको बता देते हैं। सिंपल सी बात देखिए, ज़्यादा आपको यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि ज़्यादा दिमाग पे अगर आप बोझ लगाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। वर्जीनिया के नीचे जितने भी राज्य थे ये सब के सब साउथ थे, ऊपर के जो राज्य थे वो नॉर्थ थे। नॉर्थ वालों ने एक कानून बनाया कि इस लाइन के इधर, यानी कि पेंसिल्वेनिया, ठीक है, और वर्जीनिया के मध्य एक सीमा बना दी ताकि यहाँ से दास भगकर उधर ना आ पाए। ठीक है, ये भी डिसाइड किया गया कि जो लुसियाना का क्षेत्र है 36 डिग्री 30 मिनट के उत्तर का, यहाँ पे दास प्रथा नहीं जारी रहेगी, जो कि मिसौरी समझौते के रूप में तय हुआ। क्लियर। जब इतनी बातें तय हो गई तब प्रश्न उठता है कि फिर आगे चलकर जो भगौड़ा दास कानून लाया गया दक्षिणी राज्यों के द्वारा, आखिरकार उत्तर के राज्यों ने उसका विरोध क्यों किया। उत्तर के राज्यों ने विरोध इसलिए किया क्योंकि वो इस लाइन को क्रॉस करके आने वाले लोगों को संरक्षण देते थे और साथ ही वो वेस्ट में अपने प्रभुत्व को बढ़ावा देना चाह रहे थे और दास प्रथा को पूरी तरह समाप्त कर रहे थे। विवाद तब और गहरा गया कि जब इन्होंने कैंसस और नेब्रास्का को शामिल तो किया, लेकिन इसे स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल न करके इसे दास राज्य के रूप में शामिल किया। जबकि कैंसस और नेब्रास्का दोनों 36 डिग्री 30 मिनट के उत्तर में ही स्थित थे, और इस उत्तर में स्थित होने के कारण जब इन्होंने लुसियाना को कर लिया और इसको नहीं किया तो इससे विवाद बढ़ गया। ठीक है, और ये विवाद आगे चल के एक तरीके से गृह युद्ध में तब्दील हुआ। गृह युद्ध में तब्दील तब और इसमें भूमिका तेजी से बढ़ी जब 1860 में चुनाव हुए वहाँ पे, और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार अब्राहम लिंकन जब विजय होकर आए तो उन्होंने 1861 में राष्ट्रपति के पद को संभाला। दक्षिण के राज्य काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो गए। क्यों? क्योंकि जब रिपब्लिकन पार्टी सत्ता में आने वाली थी तो उसने पहले से ही दास प्रथा की आलोचना करनी शुरू कर दी थी और कहा था कि हम सत्ता में आ जाएंगे तो हम दास प्रथा को समाप्त कर देंगे और स्वतंत्र श्रम की अवधारणा को जन्म देंगे। तो इसलिए दक्षिण के राज्य इनको अशुभ मानते थे, और यही हुआ कि दक्षिण के राज्यों ने नाराजगी अपनी कुछ इस तरह व्यक्त की कि कैरोलिना जो राज्य था, ठीक है, उसने कह दिया कि साहब अब हम ना इससे अलग होते हैं। कैरोलिना का मतलब ये नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना। इसने कहा कि हम इस स्टेट से अलग होते हैं, इस संघ से अलग होते हैं। अब आप याद करो, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का बना था उसमें क्या था कि संघ से राज्य अलग नहीं हो सकता। तो ये तो कह रहा हम अलग होंगे। तो अब्राहम लिंकन ने यही कहा कि देखो बाबूजी, कुछ भी कर लो लेकिन आप अलग नहीं हो सकते, और आप अलग हो जाओगे तब तो फिर दिक्कत है। इतनी ही देर बाद, कैरोलिना के अलग होने के जस्ट बाद 1861 में मिसिसिपी, फ्लोरिडा, अल्बामा, जॉर्जिया, लुसियाना, टेक्सास, इन सब ने भी कह दिया कि हम अलग हो जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे देश हमारा जब आज़ाद हो रहा था तो आज़ाद होने के बाद नहीं, जूनागढ़ रियासत, हैदराबाद, 562 रियासतें क्या कह रही थी हम अलग रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। तो कौन आया था नेता बनकर? सरदार पटेल। वही काम यहाँ पे किया लिंकन ने। लिंकन ने कहा कुछ भी हो जाए, चाहे दास प्रथा रहे या ना रहे, चाहे दास प्रथा पूरी तरह समाप्त हो जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हम संघ को, पूरे संघ को बचा कर रखेंगे,
हर हाल में बचा कर रखेंगे और किसी भी स्टेट को इस संघ से अलग होने का अधिकार नहीं देंगे। और इसी चीज को लेकर जब ये सभी स्टेट अलग हुए तो उन्होंने क्या किया, अब्राहम लिंकन को तो राष्ट्रपति मानते ही नहीं थे, सिंपल सी बात है, क्योंकि दक्षिण विरोध कर रहा है। तो इन्होंने अपना एक नया राष्ट्रपति चुना जिसका नाम था जेफरसन डेविस। ये जेफरसन अलग है, वो जेफरसन अलग थे। जेफरसन डेविस को इन्होंने राष्ट्रपति चुना और राष्ट्रपति जहां चुना तुरंत इनको लगा अब्राहम लिंकन को, ये तो समानांतर सरकार आपने बना दी। और समानांतर सरकार के खिलाफ अब्राहम लिंकन ने युद्ध की घोषणा कर दी और बोले कि इन सब को समाप्त करो जल्द से जल्द। और यही चीज हुआ कि जब दक्षिणी कैरोलिना ने क्या किया, ये साउथ कैरोलिना ने सुमटर एक किला था, वहां पर बम फेंका और संघ के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। सुमटर में क्या था कि अमेरिका जो संघ था उसकी एम्बेसी हुआ करती थी, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ राज्यपाल वगैरह का होता है ना, तो बिल्कुल वैसे ही वहाँ पे था। तो इससे संघ नाराज हुआ और उसने इस पर हमले करने की शुरुआत कर दी। इसके लिए इन्होंने जो प्लानिंग बनाई अब्राहम लिंकन ने, वो काफ़ी सराहनीय है। इसीलिए इनकी इस प्लानिंग को काफ़ी ज़्यादा तरजीह दी जाती है और इनकी भूमिका और इनकी प्रासंगिकता को भी काफ़ी प्राथमिकता दी जाती है। तो अब आपने इतनी बातें जब देख ली तो अब हम चलते हैं अपनी क्लास पर और वहाँ पे अब्राहम लिंकन ने कैसे गृह युद्ध को समाप्त किया उसे देखते हैं, ताकि हमारी पूरी स्टोरी एक तरीके से कवर हो सके। ठीक है, चलिए, सिंपल सी बात है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि हमने आपको बताया कि साउथ और नॉर्थ में विवाद शुरू हो गया। ठीक है, दक्षिणी राज्यों ने जब ये कह दिया कि हम पूरी तरह से अलग हो जाएंगे, तो ये लिंकन को लगा कि नहीं भाई, हमें हर हाल में इसको जोड़ना है, संघ की अखंडता को हमें बना कर रखना है। और इसके लिए लिंकन ने एक स्टेटमेंट दिया था। क्या स्टेटमेंट था कि अगर हम सभी दासों को मुक्त कर संघ को बचा सके तो हम वह भी करेंगे। ठीक है, अगर हम ऐसा करने में असफल भी हुए, यानी कि दासों को पूरी तरह से मुक्त नहीं कर पाए, केवल कुछ को ही कर पाए, तो भी हम संघ को बचाएंगे और हम वह भी करेंगे। यानी कि दोनों मध्यम मार्ग को अपनाते हुए लिंकन ने अपनी बातें की। इसके लिए इन्होंने क्या किया, लिंकन ने कुछ नहीं किया, बिल्कुल वही चतुराई जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। अब ये बात अलग है, सरदार वल्लभ भाई पटेल बाद में आए, लिंकन साहब पहले आए। लिंकन ने जो दक्षिणी राज्य थे, दक्षिणी राज्य अगर उत्तरी राज्यों से लड़ेंगे, संघ से लड़ेंगे, तो विदेशी सहायता मांगेंगे ना। लिंकन ने इस विदेशी सहायता को बंद करवा दिया कि दक्षिणी राज्यों को विदेशी सहायता न मिल पाए। ठीक है, दूसरी चीज लिंकन ने क्या की, सेनाओं को संगठित कर दक्षिणी राज्यों में भेज दिया, ताकि उनका जो सेना प्रमुख बनने का भूमिका है या उनकी जो सैन्य गतिविधियां हैं उसको कंट्रोल किया जा सके। तीसरा इन्होंने काम क्या किया कि दास प्रथा का उन्मूलन कर ही दिया पूरी तरीके से, और उन्मूलन करने के बाद जो दास स्वतंत्र हुए उनको राष्ट्रीय सेनाओं में भर्ती होने के लिए अनुमति दे दी। तो एक बात बताइए, दास प्रथा कृषि के मालिकों को अच्छी लगती थी या दासों को भी अच्छी लगती थी? दासों को थोड़ा ना अच्छी लगती होगी, उनको तो ये लगता होगा कि हमें भी आज़ाद कर दो। और जब उनको ये दिखा कि अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा समाप्त कर दी है, हमको एक स्वतंत्र जीवन दिया है, राष्ट्रीय सेना में भर्ती होने की बात कही है, तो बताओ ये दास क्या करेंगे, मालिकों का साथ देंगे या अब्राहम लिंकन के पास आ जाएंगे? ये सभी के सभी दासों ने क्या किया, ये सब के सब भाग कर अब्राहम लिंकन का साथ देने लगे और राष्ट्रीय सेना में भर्ती हो गए। अब एक बात ध्यान देना, जब ये सब हो रहा था तो इससे क्या हुआ कि दक्षिणी राज्यों को जो लगता था कि दास तो कम से कम हमारा साथ देंगे, उन्होंने भी नहीं दिया। विदेशी संबंध बना नहीं पाए, सेना के सामने टिक नहीं पाए, और कुछ समय बाद 1865 में इन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया, क्योंकि कुछ मिला ही नहीं, फायदा नहीं हुआ। जैसे हमारे यहाँ हैदराबाद का नवाब, ठीक है, समर्पण कर दिए थे, राजा खां भले कितना कुछ कहते रहे हों। तो यही चीज़ हुई
1865 में गृह युद्ध समाप्त हो गया। समाप्त होने के बाद अमेरिका एक तरीके से वास्तव में यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के रूप में उभर कर आया, और जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रूप में उभर कर आया तो ये कहा जाता है कि वास्तव में क्रांति के समय तो भले अमेरिका आज़ाद हो गया हो, लेकिन वास्तव में इसका राष्ट्रीय एकीकरण जो सही में किया गया, मूर्त रूप प्रदान किया गया, वो लिंकन के द्वारा 1865 में किया गया। लेकिन वही बात थी कि जब आप कोई अच्छा काम करते हो तो कोई ना कोई तो होता है नाराज होता है, कोई ना कोई तो होता है जिसको आपसे परेशानियां होती हैं। यही चीज़ उस समय के एक महोदय को हुई और उन्होंने 15 अप्रैल 1865 को अब्राहम लिंकन को गोली मार दी, जिनका नाम था विस्कस बूथ। इन्होंने लिंकन को गोली मार दी और लिंकन को इस धरती से अलविदा कर दिया। लेकिन कहा जाता है कि जो नवज्योति, जो स्वतंत्रता की ललक, जो राजनीति के प्रति एक नए विचार लिंकन ने प्रस्फुटित किए थे, वो वास्तव में आगे आगे चलकर अमेरिका के लिए एक नींव का काम किए, जिसमें आज अमेरिका पूरी तरह से मजबूती से खड़ा है। ठीक है, तो गृह युद्ध समाप्त हो गया। अब जब गृह युद्ध समाप्त हो गया, पूरी तरह से गृह युद्ध क्लियर हो गया, तो प्रश्न उठता है कि गृह युद्ध के परिणाम क्या हुए। परिणामों को लेकर कई सारे हिस्टोरियंस के अलग अलग मत हैं। उसमें से एक हिस्टोरियन है एल्सन। एल्सन लिखते हैं कि वास्तव में जो गृह युद्ध हुआ था वो एक शल्य चिकित्सा की तरह था। शल्य चिकित्सा का मतलब ऑपरेशन, ठीक है, एक शल्य चिकित्सा की तरह था। दुखदायी तो था, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स के लिए अनकहा आशीर्वाद था। सिंपल सी बात ऐसे समझो, वैक्सीन लगवाना है, दर्द होता है, पेन होता है, लेकिन एक वरदान ही तो है जो आगे चलकर हमें कोविड-19 के पैंडेमिक से बचा कर रखेगा। बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे थी। ठीक है, अब परिणामों को हम पॉइंट वाइज देख लेते हैं, क्योंकि आपसे पॉइंट वाइज ही क्वेश्चन पूछेगा, तो ज़्यादा आपको यहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कई सारे पॉइंट निकलते हैं। पहला ये कि मजबूत राजनीतिक संरचना बनकर उभरी। सिंपल सी बात है, अब उत्तर दक्षिण का विवाद समाप्त हो गया, सभी लोग एक साथ रहने लगे, सभी संघ की बात मानने लगे, केंद्र की बातें मानने लगे, और जो राज्य अपने आप को अलग होने की बात करते थे वो बातें पूरी तरह समाप्त हो गई। सामाजिक मूल्यों की अगर हम बात करें तो सबको समानता की बात की गई, सबको समानता देने की बात की गई, लेकिन बात वही है कि आज भी अमेरिका में जो निग्रो लोगों के साथ में श्वेत और काले का जो भेद है वो आज भी विद्यमान है। अभी हाल ही में आपने फ्लॉयड की एक घटना सुनी होगी, ठीक है ना, उनको गोली मार दी गई थी, या कहें कि किस तरीके से अमेरिकन पुलिस ने उनके ऊपर पैर रख के उनको मारने का प्रयास किया। ठीक है, तो जॉर्ज फ्लॉयड की घटना आपने अभी देखी होगी। ठीक है, तो वो आज भी विद्यमान है। तीसरी खास बात ये रही कि एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ के रूप में अमेरिका का जन्म हुआ। क्यों? क्योंकि जब दास प्रथा समाप्त हो गई, एग्रीकल्चर में मशीनों का उपयोग होने लगा, तो एग्रीकल्चर भी बूस्ट हुई, जिससे रॉ मटेरियल मिला, जिससे उत्तर की जो इंडस्ट्री एरिया हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गई, और अमेरिका ने विश्व के अलग अलग देशों में अपने प्रोडक्ट का काफ़ी बड़ी मात्रा में निर्यात भी किया। ठीक है, राष्ट्रीय बैंकिंग की स्थापना हुई 1864 के आसपास, जिसके माध्यम से कई सारी चीज़ें की। ठीक है, जैसे टेलीग्राफ लाइन, टेलीविज़न का प्रचार, ठीक है, अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, है ना, ये सारी चीज़ें की, और इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा मिला। भाप के इंजन का उपयोग किया गया, कार्बाइन हार्वेस्टर बहुत बड़ी खेतों को, यानी कि बड़ी बड़ी जोतदार खेतों को जन्म दिया गया। ठीक है, अमेरिकी पूंजीपति जो थे उनको भी फ़ायदा पहुंचाया गया, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाई गई। कहा जाता है कि 1900 के आसपास अकेले अमेरिका में ही इतना ज़्यादा इस्पात का उत्पादन होता था कि इंग्लैंड और जर्मनी मिलकर भी उतना नहीं कर पाते थे। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की बात है, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो इस चीज़ का बहुत बड़ा फ़ायदा मिला। ठीक है, तो ये सारी बातें हम देखने को मिलती हैं। क्लियर? महिलाओं की भूमिका की रही बात, क्या हुआ, तो महिलाओं की भूमिका को लेकर बात ये हुई कि इंडस्ट्री में महिलाओं को प्रमोशन दिया जाने लगा, वो अब घर से निकलकर फैक्ट्रियों में काम करने लगी, स्त्री एजुकेशन को बढ़ावा मिला, और आगे चलकर वुमेन्स राइट को भी प्रमोट किया जाने लगा। ठीक है, अब प्रश्न उठता है, क्या ये प्रथम आधुनिक
वॉर था। कई सारे लोगों के मन में प्रश्न आता है कि जो ये सिविल वॉर हुआ था वास्तव में फर्स्ट मॉडर्न वॉर था। ठीक है, फर्स्ट मॉडर्न वॉर इसे क्यों कहा जाता है? इसलिए इसे फर्स्ट मॉडर्न वॉर कहा जाता है क्योंकि इसमें पहली बार बड़े स्तर पर युद्ध पोतों का सहारा लिया गया था। पहली बार इसमें तोप खाने का उपयोग किया गया था। पहली बार इसमें गोला बारूद की बड़ी मात्रा में उपयोग किया गया था। समाचार पत्रों ने भी कई बार युद्ध गतिविधियों को काफ़ी विस्तृत तरीके से प्रमोट किया था। जनमत को इसने प्रभावित किया था। भूमिगत सुरंगें बनाई गई थी। युद्ध पोतों को डुबो देने वाली पनडुब्बियां बनाई गई थी। यानी कि सब की सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड थी। इसीलिए कहा जाता है कि यह प्रथम मॉडर्न वॉर था। क्लियर? इतनी बातें आपको समझनी थी। इससे ज़्यादा आपसे ना तो क्वेश्चन कभी आएगा ना तो कभी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब अगर हम मोटे तौर पर अपनी पूरी स्टोरी को रिवाइज करें, क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है, काफ़ी उलझा हुआ टॉपिक है, तो आपको मोटे तौर पर अगर मैं रिवाइज कराना चाहूँ तो सिंपल सी बात है, हमने कहाँ से कहाँ तक क्या चीज़ें पढ़ी हैं उस चीज़ को मैं क्लियर कर दूँ ताकि आपको जाते जाते पूरी कहानी याद हो जाए और नेक्स्ट टाइम जब हम आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ाएं तो फ्रेंच रेवोल्यूशन आप समझ जाएं। ठीक है, हमने शुरुआत की थी वास्तव में अमेरिका की पृष्ठभूमि से कि अमेरिका की जो इसको थोड़ा सा और अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। हाँ, हमने आपको शुरुआत की थी अमेरिका की पृष्ठभूमि से। पृष्ठभूमि के बाद हमने आपको बताया था कि अमेरिकी क्रांति के कारण क्या थे। कारण जब हमने आपको कंप्लीट करा दिए तो हमने ये आपको बताया था कि वास्तव में अमेरिकी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या रहा। तात्कालिक कारण के बाद आखिरकार अमेरिका की क्रांति हुई क्यों। 1774 का फिलाडेल्फिया कांग्रेस क्या था। जब क्रांति हो गई तो उसके क्या परिणाम हुए, क्या उसके प्रभाव हुए, न केवल एशिया में, यूरोप में, बल्कि इंडिया के साथ साथ कई सारे आयरलैंड जैसे देशों में भी। ये सारी बातें पढ़ी। हमने ये भी देखा था कि इसका इम्पैक्ट आगे चलकर स्वयं इंग्लैंड पर क्या हुआ और इंग्लैंड के इम्पैक्ट के बाद प्रश्न उठा था कि जब ये क्रांति हो गई तो कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण की जब बात आई तो कॉन्स्टिट्यूशन को कैसा बनाया गया, जो कि आज से हमने पढ़ा था। हमने देखा कि कुछ लोगों ने प्रजातंत्र की वकालत की तो कुछ ने कुलीन वर्ग की। आगे चलकर जो प्रमुखता थी वो कुलीन और प्रजातंत्र के मध्य का मार्ग निकला। हालांकि उसमें कुलीन वर्ग की बातों को ज़्यादा तरजीह दी गई और केंद्र को काफ़ी शक्तिशाली बनाया गया। चाहे वो बात 1781 के संविधान की हो, चाहे वो बात 1787 के संशोधन की बात हो, इसकी कुछ सीमाएं रही थी। उन सीमाओं में जो बड़ी सीमा थी वो दास प्रथा का मुद्दा था, जो कि 1860 के बाद या कहें 1861 से 1865 के चले सिविल वॉर में दूर करने की कोशिश की गई। इसमें अब्राहम लिंकन का काफ़ी बड़ा योगदान था। अब्राहम लिंकन ने अपनी कूटनीति के माध्यम से दक्षिणी राज्यों को वैदेशिक संबंध बनाने से दूर रखा। दास प्रथा को उन्मूलन कर दासों को अपने साथ मिला लिया, जिस कारण दक्षिणी राज्यों को सहयोग नहीं मिल पाया और सेना की स्थापना करके उन्होंने दक्षिणी राज्यों को दबा दिया। ये सब करने के बाद दक्षिण राज्य आत्मसमर्पित कर दिए और आत्मसमर्पित के बाद गृह युद्ध के बाद जो परिणाम निकला उसने वास्तव में पूरी दुनिया में अमेरिका की प्रभुता को इस्टेब्लिश करने का अहम रोल प्ले किया। चाहे इंडस्ट्री की बात हो, चाहे इकोनॉमी की बात हो, चाहे राष्ट्रीय बैंकिंग की बात हो, चाहे विनिर्माण उद्योग की बात हो, चाहे रेलवे की बात हो, चाहे महिलाओं की भूमिका के विस्तार की बात हो या फिर फर्स्ट मॉडर्न वॉर की बात हो, इन सभी चीज़ों में सोसाइटी के चेंजेस में भी अमेरिका ने काफ़ी अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। क्लियर? यानी कि इतनी बातें आप समझ गए। जब इतनी बातें समझ गए तो अब आपको अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में, अमेरिका से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो वो आप कर लेंगे। ठीक है, आपको कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे बट आपको चिंता नहीं करनी है। अभी जब हम आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पूरा कवर करा देंगे तब हम आपको सभी बैक ईयर के क्वेश्चन लाइन वाइज, फ्रेम वाइज कराएंगे, तब वहाँ पे टॉपिक एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। क्योंकि जब हम प्रश्न देखते हैं कि आखिरकार कैंसर ने किस तरीके से कैंसर कह रहा हूँ मैं ये कहना चाह रहा था कैंसर उसको, हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से जो टेक्सास था,
कैरोलिना था, या जितने भी ये कैंसस थे, नेब्रास्का था, इन्होंने अलग होकर कैसे गृह युद्ध को नज़दीक ला दिया। ऐसे क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आप अब्राहम लिंकन के स्टेटमेंट पे जो क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप हमारी पूरी बातें समझ गए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 9 में नए सीरीज यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बेसिक से देखेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी आपको बताया कि प्रबोधन का 2 जगह पे इम्पैक्ट पड़ा था, एक तो अमेरिकन पे और एक फ्रेंच पे। अमेरिकन हमने आज पूरा कंप्लीट कर लिया, अब फ्रेंच को पढ़ेंगे, और फ्रेंच को जब पढ़ेंगे तो इसे 3 पार्ट में देखेंगे, एक नेपोलियन से पूर्व, एक नेपोलियन के समय और एक नेपोलियन के बाद। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, कोविड-19 के पैंडेमिक से अपना और अपनी फैमिली का बचाव करिए।